Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. 10 more seconds. Alright friends, so now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. वोटिंग लाइन में 2% वोट करें. विशाल पीयू, रविश पल्लवी, शिवम, सत्यप्रकाश, प्रशील, बीनू, अमित एंड अदर्स डांस रिजल्ट्स मूव फॉरवर्ड. 3% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते. तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एडवांस डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर वेडनेसडे पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड करूंगा. कल रात तक हमने जो पढ़ा था एग्रीकल्चर में लैंड सीड वाटर फर्टिलाइजर वगैरह, उसमें काफी सारे पीवाईक्यू थे. वो हम लोग सॉल्व करेंगे जब हम क्लास के बीच में जो 5-5 मिनट के ब्रेक लेते हैं उस वक्त उसे देखेंगे. तो अभी थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं पहले. और तो कल रात तक हमने कंप्लीट किया था एग्रीकल्चर इनपुट. सबसे पहले जमीन चाहिए, उसमें सीड डाला, वाटर डाला, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाला. फिर कहा केमिकल मत यूज करो यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग. फिर मशीन खरीदने थे, लोन इंश्योरेंस का पैसा चाहिए तो वो हमने देखा. नाउ सपोज वी हैव डन ऑल दिस, और अब हमने फसल पैदा की है तो अभी हमने इसे सेल करना है. सो एग्रीकल्चर सेलिंग वो हमारा नेक्स्ट मुद्दा है. अब एग्रीकल्चर सेलिंग में भी क्या चीजें माइंड मैप में दिया है, अपन पहले हम टॉपिक समझते हैं, उसके बाद उसे इट विल मेक सेंस टू यू. सो एग्रीकल्चर आउटपुट उसको सेल करना है. मान लीजिए गरीब किसान ने कुछ अनाज पैदा किया. यूजुअली व्हाट विल हैपन कि गांव का जो भी बनिया या मर्चेंट होगा उससे पूरा साल ये गरीब किसान ने कुछ भी एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, चीनी, शक्कर कुछ ना कुछ खरीदा होगा और वो सब उधारी में होगा. तो फिर वो कहेगा देखो तुम्हारा इतना लोन बाकी है, तुमने ये सीड या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए भी मुझसे लोन दिया था, तो बस उसके रीपेमेंट के रूप में मैं तुम्हारी पूरी फसल ले लूंगा. अब फार्मर प्रोटेस्ट करेगा कि भाई देखिए ये जो क्रॉप है इट इज बट 200 रुपीज, और मैंने आपसे जो पैसा बोरो किया था वो तो 50 रुपये का था, तो फिर आप ये पूरा क्यों ले रहे हैं मेरा अनाज. बट वही वो गुंडे लेके आएगा और लूट लेगा. तो फिर सरकार ने सोचा कि वी हैव टू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट दिस फार्मर्स, कि उसका ये जो घर है और ये उसका गेट है, उस पर कोई आके माल उसका खरीद नहीं सकता. किसान के घर से सीधा नहीं खरीद सकते. स्टेट गवर्नमेंट इनेक्टेड सम लॉज फॉर दिस, उसको कहते हैं एपीएमसी लॉ, जो कहते हैं कि ये अनाज का पहली बार फर्स्ट टाइम सेल है वो सिर्फ मंडी में हो सकता है, इसके घर से नहीं हो सकता. बस तो यही उसका इंट्रोडक्शन है कि देखिए आजादी के बाद जमींदारी तो खत्म हो गई. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अबॉलिश जमींदारी, लेकिन फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन जारी था, क्योंकि जो भी लोकल बनिया मनी लैंडर्स वो उसका सब अनाज लेके जाते थे ये बोल के कि तो लोन रीपेमेंट है उसका हम रिकवरी करें. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे एपीएमसी एक्ट बनाया. एपीएमसी स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, एपीएमसी, जो ये कहता है कि पहली बिक्री केवल मंडी में हो सकती है. फर्स्ट सेल कैन हैपन ओनली इन द एपीएमसी मंडी. मंडी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये वाले एरिया के लिए ये मंडी है, और इसके अंदर जो भी दुकानें खोलनी है उसका लाइसेंस लेना होगा, इसका मैनेजमेंट करने के लिए कमिटी बनेगी, उसमें ये लोग होंगे, उसका सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह. सो दैट इज एपीएमसी मंडी. अब आपके तो मंडी बने तो दूध की नदियां बननी चाहिए, रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी शुड फ्लो, पर ऐसा नहीं हुआ. इट केम अप विद न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. या फोटो देखो, इतना सब ये सब पड़ा है, ये खराब हो रहा है, कितना कीचड़ गंदगी है, इधर देखो कितना ट्रैफिक जाम हो गया है ये मंडी के पास. तो वैसे ये जो मंडी चलाते हैं वो लोग मंडी टैक्स मतलब एक प्रकार की फी लेते हैं फार्मर से भी, और बाद में जो आगे और खरीदने जाए उससे भी. ये कहते हैं कि इससे हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, पर सारा पैसा गवर्न हो जाता है, इट गेट्स साइफन्ड आउट. सो एज अ रिजल्ट यू फाइंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं, तो बहुत सारा फ्रूट एंड वेजिटेबल तो इनके ये एरिया में डैमेज हो जाता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. और उससे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ फार्मर को अच्छे प्राइस नहीं मिलते. अब आप कहते हो ऊपर एपीएमसी मंडी जो भी चलाते हैं मैनेजर लोग कुछ देखते क्यों नहीं. यूजुअली एपीएमसी ट्रस्टी कौन बनते हैं, लोकल छुटभैया नेता लोग, क्योंकि वहाँ पर जो भी वोटिंग से या सरकार के रिकमेंडेशन से जो आदमी उसका ट्रस्टी बनेगा वो जो भी रूलिंग पार्टी के लीडर्स हो, और उनका सब फिर कार्टेलाइजेशन चले कि फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं देंगे, सस्ते में खरीद लेंगे, बाकी मिडिल क्लास को महंगे में बेचेंगे ताकि अपना बीच में प्रॉफिट हो जाए. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें, यू हैव टू रिफॉर्म द एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7 शेड्यूल है जिसमें सब लिस्ट है कि कौन से मामले पर कौन कानून बना सकता है. तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आते हैं स्टेट लिस्ट में, तो सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, यूनियन कानून नहीं बना सकता. तो यूनियन ने कई बार स्टेट को कहा कि नहीं आप इसे रिफॉर्म करो, पर वो काम हुआ नहीं. तो फिर यूनियन ने एक जुगाड़ निकाला. वो जुगाड़ ऐसा था कि देखिए इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है उस पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है. तो इस लॉजिक पे जो एग्रीकल्चर फ्रूट वेजिटेबल उसका भी तो एक से दूसरे स्टेट में बाइंग सेलिंग होता है, तो फिर यूनियन इस पे कुछ कानून बनाए. तो पहले तो स्टेट्स को कहा गया कि आप अपने ये एपीएमसी एक्ट रिफॉर्म करो, पर वो कर नहीं रहे थे. फिर यूनियन ने उन्हें मॉडल एपीएमसी एक्ट बना कर दिए. मॉडल मतलब समझो जैसे मैं आपको एक मॉडल ऐसे बना के दूं कि माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश, और उसको देख देख के आपने कॉपी करना है, बस फ्रेंड का नाम बदल देना कि माय बेस्ट फ्रेंड इज रोहन. तो उसी तरह यूनियन खुद कानून बना नहीं सकता, तो उन्होंने स्टेट के कानून को टेम्पलेट बना के दिया कि आप ऐसा ऐसा नया कानून बनाओ, ये हम आपको मॉडल लॉ सर्कुलेट करते हैं, प्लीज गेट देम पास्ड इन योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा. पर उन्होंने वो सब ऐसे बहुत कानून सर्कुलेट किए 2017 में 18 में, पर स्टेट्स ने कुछ किया नहीं. फिर आया कोरोना, कोरोना में फार्मर्स को तकलीफ हुई तो यूनियन ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा. तो फिर यूनियन ने खुद से ही कानून बना दिया, और एक नहीं कुल मिला के 3 कानून बनाए. एक था एपीएमसी रिफॉर्म करने के लिए ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश. जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चला हो तो प्रेसिडेंट खुद से कानून बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस. फिर पार्लियामेंट सेशन में आया तो आप जानते हैं बीजेपी की मेजॉरिटी है तो उसका कानून भी बन गया. फिर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी ऐसा सुधार किया, वो क्या है आगे स्लाइड में देखिए. दूसरा तीसरा एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी सुधार किया, वो भी क्या आगे देखेंगे. सो वन बाय वन गवर्नमेंट इनेक्टेड 3 लॉज टू रिफॉर्म द फार्मिंग सेक्टर. अब इसमें भी हुआ ये कि जो भी सरकार ने कानून बनाए उसके बाद आप न्यूज़ अगर फॉलो करते हो तो दिल्ली में ये सिंगू बॉर्डर वगैरह में फार्मर्स ने काफी आंदोलन किया. सरकार उनको समझा नहीं पाई कि इसमें आपका क्या फायदा है. फिर सरकार को लगा ठीक है चलो इलेक्शन आ रहे हैं, तो सरकार ने ये जो 3 कानून थे उसको रिपील कर दिया, इनको हटा दिया, डिलीट कर दिया. तो फिर उसकी कोई प्रीलिम 2023 में भी यूटिलिटी नहीं, 24 में भी यूटिलिटी नहीं. मैं आपको एक वेग आइडिया दूंगा, बाकी थोड़ा बहुत एनालिसिस है वो मेंस में देखेंगे, पर प्रीलिम्स में अब रफ्तार से इसको कंप्लीट करेंगे, बहुत इसमें दिमाग लगाना नहीं. सो देयर वर 3 फार्म लॉज, बट गवर्नमेंट डिलीटेड देम, तब उसका कोई स्कोप है नहीं. बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि असल में वो करना क्या चाहते थे. तो 2020 ड्यूरिंग कोरोना गवर्नमेंट ने मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने एपीएमसी मंडी सुधार के लिए कानून बनाया. तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव था. पहले फार्मर प्रश्न पूछे मैं बेचूं किधर, वेयर कैन आई सेल माय प्रोड्यूस. तो स्टेट एपीएमसी कानून में क्या लिखा था कि देखो पहली सेल एपीएमसी मंडी में हो सकती है, तुम्हारे घर के दरवाजे पे नहीं हो सकती. उसका क्या कारण हुआ हमने आगे देखा, क्योंकि फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता. यूनियन ने इसको चेंज कर दिया कि देखो अब से तुम कहीं पर भी अपनी मर्जी से अनाज या फ्रूट वेजिटेबल बेच सकते हो, चाहे अपने घर के फार्म गेट पे बेचना है तो भी, ब्रिटानिया कंपनी को भी बेचना है तो भी, एपीएमसी मंडी को बेचना है तो भी, कोई कोल्ड स्टोरेज वाले को बेचना है तो भी आप सीधा बेच सकते हो. ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि फर्स्ट सेल सिर्फ एपीएमसी मंडी में होना चाहिए. अब आपके तो ये तो मतलब बढ़िया लगता है, इसमें फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको क्या ऐसा दिक्कत थी. वो ऐसी चीज है कि देखिए मान लीजिए एपीएमसी मंडी में फार्मर सेल करने गया और उसे जो भी वहाँ मर्चेंट है 20 रुपये ऑफर कर रहा है.
अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, फार्मर चाहे तो सीधा ही नेस्ले को भी जाके बेच दे तो कोई तकलीफ नहीं है, या नेस्ले वाला उसके घर पे आके खरीदे तो भी कोई तकलीफ नहीं। अब हो सकता है शुरू-शुरू में फार्मर को नेस्ले कंपनी के तुम हमें दे दो, हम तुम्हें ₹50 पर किलोग्राम देंगे और इससे जो भी बॉर्नविटा, ब्रिटानिया बिस्किट कुछ हम करने वाले हैं। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ऑफर करें तो फार्मर का दिल इन पे आ जाएगा और वो तो उन्हीं को सारा अनाज बेचेगा, तो एपीएमसी मंडी की दुकानें बंद हो जाएंगी। एपीएमसी विल शट डाउन बिकॉज़ देयर विल बी नो बिजनेस, नो फार्मर्स अप्रोचिंग देम। उसके बाद जब बिग बिजनेसमैन को अब लगे कि हाँ देखो ये तो सब बर्बाद हो गए एपीएमसी मंडी वाले, नाउ फार्मर यू आर ट्रैप्ड, अब तू जाएगा किधर? अब तो मैं तुम्हें सिर्फ ₹5 पर किलोग्राम ही दूंगा। तो ऐसे उनको इंटरप्ट किया जाए, ऐसा उनको डर लगता था। तो दैट वाज द क्रिटिसिज्म। अभी इसके चलते वो विरोध कर रहे थे कि ये सब एपीएमसी मंडी बर्बाद हो जाएगी तो फार्मर का नुकसान होगा, फिर ये कंपनी वाले अच्छा प्राइस देंगे नहीं, वगैरह वगैरह। खैर फिर धमाल हुई और फिर गवर्नमेंट ने इस कानून में जो सुधार था उसको डिलीट कर दिया, डिलीटेड आफ्टर द प्रोटेस्ट बाय द फार्मर्स। ऐसा एक और भी मामला था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, सपोज आप कोई किसान केचप, रियल फ्रूट, मैंगो फ्रूटी या कुछ भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी क्या चाहेगी कि मुझे जितने टोमेटो या वेजिटेबल या फ्रूट मिलते हैं वो सारी यूनिफॉर्म क्वालिटी के होने चाहिए। अगर एक टमाटर खट्टा होगा, दूसरा मीठा होगा तो टेस्ट की क्वालिटी सेम नहीं रहेगी, तो फिर जो केचप बनाओगे उसकी हर बैच में अलग टेस्ट आएगा, तो फिर कस्टमर उसको खरीदना पसंद नहीं करेगा। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ टू इंश्योर कि सारे टोमेटो की साइज, टेस्ट, क्वालिटी सेम टू सेम हो। इसके लिए जो पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग कंपनी है वो खुद से ही स्पेशल प्रकार के सीड्स बना देगी। जैसे कल हमने देखा था कैसे पेप्सी ने लेज चिप्स बनाने के लिए एफसी 5 नाम के पोटैटो स्पेशली डिजाइन करवाए। उसी तरह जो उनको लगता है ये वाला फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, इतने टाइम पे इतना इतना पानी डालना चाहिए, ऐसा एक एडवांस एग्रीमेंट ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी का मालिक फार्मर के साथ करेगा कि देखो हम तुम्हें सीड भी देंगे, फर्टिलाइजर भी देंगे, इतना पानी डालना है और फिर इतने दिन बाद हम आपसे ये चीज परचेज करेंगे। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसके अंदर एक एडवांस एग्रीमेंट होता है बिटवीन फार्मर एंड द बायर, और उसमें प्रोडक्शन कल्टीवेशन की अलग रिस्पांसिबिलिटी और कितना इनपुट्स देंगे, सीड फर्टिलाइजर देंगे, वो सब क्लैरिफाई किया होता है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। यूनियन गवर्नमेंट ने इसमें कुछ सुधार किए कि इस चीज में फार्मर का ज्यादा फायदा हो जाए, इस तरह से कैसे हम नए नए रूल्स रेगुलेशन डाले कि सपोज पेमेंट विदिन 15 डेज हो जाना चाहिए, या फिर कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये पॉइंट्स कंपलसरी लिखे होने चाहिए वगैरह, ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मुंह से बोल के नहीं दे सकता, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, मुंह से बोल के बोला कि चेक करना, फिर आगे चल के बिजनेसमैन बोला कि नहीं इतना तो पोटैटो चिप्स बिकता नहीं, तो देन ही विल वो मुकर जाए अपनी बात से, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग उसमें पॉइंट्स बनाए गए थे, पर वही गवर्नमेंट फार्मर्स को समझा नहीं सकी, बाकी ऑपोजिशन वाले फिर और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, देन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उसको डिलीट करना पड़ा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में भी जो कुछ सुधार थे वो क्या थे, मेंस में समझेंगे, प्रीलिम में अब तो काम का है नहीं क्योंकि डिलीट हो गया। ऐसे तीसरा मुद्दा था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो क्या है वो एक ब्रेक के बाद हम समझेंगे। तो एग्रीकल्चर सेलिंग के साथ जुड़े हमने कुछ कानून देखे, एपीएमसी मंडी के अंदर कुछ तकलीफें थी वो देखी, 3 फार्म लॉ आए वो देखे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उसको डिलीट कर दिया, वो भी बात हमने समझी। अब ये इनाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा इसलिए इनाम, वो ऐसी बात है कि जैसे अमेज़न पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो और सामने जिसको खरीदना है पूरी इंडिया में उसको खरीद सकता है, वो क्या है सब ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना अगर कोई यूपी का फार्मर है वो जाए सपोज लखनऊ की मंडी में, वहां पर गवर्नमेंट एक इनाम सेंटर खोलेगी इन द लोकल एपीएमसी मंडी, फार्मर वहां अपने ग्रेन डिपॉजिट करेगा, इनाम सेंटर का ऑफिसर उसको चेक करेगा क्या क्वालिटी है और फिर उसके प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्ट कर देगा इनाम वेबसाइट पे। फिर महाराष्ट्र का ट्रेडर उसको खरीद सकता है, तमिलनाडु ट्रेडर खरीद सकता है, वो जो बोलेगा, कोई 1200 देगा, कोई 1500 देगा, फिर फार्मर को क्या वांट टू सेल दिस प्राइस, किल खत्म। सो फार्मर कैन लिस्ट हिज प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑन द इनाम पोर्टल और उसे बेस्ट प्राइस मिलेगा, ऑक्शनिंग यानी नीलामी होगी। तो ये आइडिया था इनाम प्रोजेक्ट का। फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि देखो ये ऐसा हम अभी कर रहे हैं और लॉन्ग रन में हमारी ये सोच है कि ये जो एपीएमसी मंडियां हैं वो सब बंद होनी चाहिए और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनाम सेंटर होंगे कि फार्मर वहां जाके अपना डिपॉजिट करें माल और फिर ऑनलाइन सेलिंग हो जाए। और ऐसा करने पर वो जो भी आप याद करो कल रात हमने पढ़ा था नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट कि फार्मर किसी और गोदाम में भी जाके अपना सामान डिपॉजिट कर सकता है, उसको रसीद मिलती है। तो ऐसे रसीदें भी इनाम पोर्टल पे लिस्ट करवा देंगे ताकि ये लोग आपस में जो बाइंग सेलिंग करना है सब होता रहे, क्योंकि प्रेजेंटली कुछ और भी ऐसे प्राइवेट सेक्टर के जैसे एनएसईएल पोर्टल है कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए, बट अच्छी जगह नहीं, एक जगह सब लिस्ट करो तो बेस्ट सबको बायर सेलर का कनेक्ट हो जाए। अब इसमें ये बेसिक आइडिया गवर्नमेंट प्रेस रिलीज करेगी तो उसमें इतना बेसिक आइडिया होगा, डिंडोरा पीट के वो बताएंगे। अब कुछ लोग झंडा उठाते हैं, वो झंडा ये उठाते हैं कि मान लो यूपी के फार्मर का माल तमिलनाडु के ट्रेडर ने 1500 में खरीदा तो क्या फ्री में डिलीवरी होगी या इसका पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा तो फार्मर देगा या एक्स्ट्रा जो भी उसके मान लीजिए ट्रक के 800 रुपए तो ये दुकान वाला देगा जो तमिलनाडु में बैठा है। सो हु विल बियर द कुरियर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन इनाम, फार्मर है, बायर है, गवर्नमेंट एपीएमसी मंडी है। मतलब कि मुझे तुमने जो पढ़ा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मेरे को ये सब इधर उधर सड़क के सांड की तरह घूम के ये सब प्रश्न करने। तो उसमें मेरा ये जवाब है भाई देखो, व्हेन आई प्रिपेयर अ नोट फॉर समथिंग, गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज में ढिंडोरा पीट के जितना बताया उतनी मैं नोट बनाता हूं। अगर उसने नहीं लिखा कि ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन करेगा तो मैं ढूंढने नहीं बैठता। फिर ये प्रश्न पूछा बता तो इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो बायर है तमिलनाडु वो भुगतेगा, वो एक्स्ट्रा उसके जो 800 रुपए वो अपने जेब से निकाले। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि आप समझो यूपीएससी प्रोफेसर ने जब क्वेश्चन पेपर बनाना है तो वैसा कोई ढूंढने नहीं बैठता हर जगह। गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज जो पीआईबी पे हो उसी को कॉपी करके इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू ने जो 4 लाइनें लिखी उसके आसपास वो एमसीक्यू कर दे। तो उसका मतलब रेस के घोड़े की तरह दौड़ो, जितना हैंडआउट में दिया है सड़क के सांड की तरह भटकने मत बैठो। अच्छा तुमने जो बताया वो तो ठीक है, अपन जो नहीं बताया वो मुझे बताओ, इसमें कुरियर का खर्चा कौन देगा। जिम में कुछ लोग जाते हैं वो 10 बार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे डंबल करें फिर आधा घंटे खुद को निहारते रहते हैं आईने में कि मैं कितना बड़ा बॉडी बिल्डर हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 50 मिनट पढ़ेंगे और फिर सोच मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो अभी कल रविवार है तो मैं एनिमल मूवी देखने जाऊं जो 3.5 घंटे की हो और वहां तक जाने में मेरा 1 घंटा और बदलेगा, फिर मैं बाहर खाऊंगा उसका तो 5 घंटे। जस्ट लाइक दैट, उसमें और इसमें क्या फर्क है व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ पंक्चुअलिटी। तो ये सब वही डेमोग्राफी है। अदरवाइज रेजर साहब आपकी फोकस है तो जो जितना दिया 70 पेजेस मार देनी ना पहले उतना निपटाइए आप। क्या मैं वापस आऊं तो मैं बात कर रहा था ऑनलाइन पोर्टल इनाम की। ये इनाम पोर्टल का पैसा कौन देता है, यूनियन गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। इसका सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट विल बियर, वो स्टेट को वहां पर जो सेंटर खोलना है कंप्यूटर फिट करना है वो सब यूनियन की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव मनी। इससे क्या फायदा है, इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट पुणे नासिक मुंबई वहां ट्रेडिंग हो सकता है ऑनलाइन, इंट्रा स्टेट मतलब महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ट्रेडिंग हो सकता है। इट रिमूव्स इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, जानकारी की विषमता। एसिमेट्री कब होती है, मान लीजिए 1990s में जो दिल्ली में बैठा हो उसे पता था कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आप कहीं दूर बैठे आपको पता ही नहीं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तो वो पास हो जाएगा, पहले पास नहीं होंगे, ठीक है, विषमता है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। अब वो कम हो गई क्योंकि सब यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी अवेलेबल। उसी तरह पहले क्या था, फार्मर को कुछ पता नहीं था भाई मार्केट में क्या भाव चल रहा है, यूपी के फार्मर को ये ना पता तमिलनाडु में क्या चल रहा है, या मैं अगर कुछ प्रोडक्ट लिख भी कहूं खरीदेगा कि नहीं, बट नाउ ऑनलाइन सब काम चल रहा है तो वो देखेगा कि बाकी फार्मर्स कौन सी प्राइस रेंज में अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें ऑनलाइन पोर्टल पे, तो मैं इस रेंज में रखता हूं, किसका भी नहीं बिकता है तो मुझे थोड़ा प्राइस डाउन करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री थी कि सारी इन्फॉर्मेशन मर्चेंट के पास थी, फार्मर को कुछ नहीं पता था, उन विषमता को, उस इम्बैलेंस को ये पोर्टल कम करता है। तो इनाम पोर्टल याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे और भी पोर्टल बने। स्टील मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को सपना गया कि हम भी किसानों का भला करते हैं क्योंकि हमें अपना काम नहीं करना है, हमको बस मीडिया में छा जाना है। ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, मेरा बड़ा प्रश्न है कि स्टील मिनिस्ट्री को ये सब क्यों करना है, बट देन दे विल डू इट फॉर व्हाटएवर लाइन लाइक दे वांट टू।
ई रकम पोर्टल जो 2017 में है, ये कुछ चला नहीं है तो मतलब वो ऐसे ही डिफंक्ट है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऑब्सक्योर टॉपिक है। पर कुछ करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले क्या करते हैं, वो खुद को अपडेट नहीं करते। उनको लगे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का एक न्यूज़ हेडलाइन आया और अभी मुझे 2 पेज भर के आर्टिकल लिखना है या पीडीएफ में मंथली मैगजीन आर्टिकल लिखना है, वो क्या करेगा? 5 साल पुराना जो आर्टिकल था उसको कॉपी करके वापस डाल देगा, ऊपर 2 लाइनें जोड़ेगा कि अदर इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ई रकम दिस थिंग इन 2017। वो गवर्नमेंट को खुद पूछने जाओ, उनके आईएएस ऑफिसर को पता नहीं कि हमने ऐसा भी किया था। तो डू नॉट वेस्ट टाइम बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पे दिमाग आप अपना मेमोरी कार्ड दिमाग का वेस्ट ना करें। हमने देखा एपीएमसी मंडी और हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, पर घर बैठे नहीं हो सकता। फार्मर ने कम से कम सपोज यूपी का फार्मर्स ने कम से कम लखनऊ मंडी तक अपना माल लेके जाना होगा। उधर एक ई-नाम सेंटर ऑफिसर होगा, वो उसका सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद प्रोडक्ट का लिस्टिंग ऑनलाइन होता है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर फार्मर मान लीजिए लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर उसका गाँव है, तो वो कहाँ ट्रक भर के ये सब लेके जाएगा? सो इट इज नॉट फीजिबल फॉर एवरी फार्मर। बड़ा फार्मर है, बड़ा सा ट्रैक्टर है, आई कैन ब्रिंग माय क्रॉप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल मंडी, मैं तो जा सकता हूँ। भाई गरीब किसान है, भाई मेरे पास तो इतना ट्रैक्टर है नहीं, उसका रेंट भरने का पैसा नहीं, और शायद इतना तो मैंने अनाज भी पैदा नहीं किया कि ट्रैक्टर भर के वहाँ तक जाना पड़े। मे बी अ बुलॉक कार्ट ओनली इज इनफ, पर बुलॉक कार्ट लेके मैं 100 किलोमीटर जा नहीं सकता। तो क्या किया जाए? डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी छोटा, मान लीजिए तहसील लेवल पे उसे ऐसा सेंटर बना के दो, या उससे भी छोटा कि बिग विलेज लेवल पे एक सेंटर बना के दो। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। ऐसे ग्रामीण हाट, मान लीजिए 5-6 गाँव है, तो उसमें जो बड़ा गाँव होगा, यूजुअली व्हाट हैपेंस कि वहाँ संडे को या हर 15 दिन को या पूनम को या अमावस को किसी दिन लोग जमा होते हैं, जो भी अपनी छोटी-मोटी चीज़ें खरीदनी बेचनी हो। और उसी के इर्द-गिर्द गवर्नमेंट क्या करे कि अच्छा ऐसा टेम्परेरी शेल्टर बना दो सीमेंट का, कि यहाँ पर ये लोग सब बैठ के बाय सेल कर लेंगे। तो ऐसे ग्रामीण हाट भारत में करीब 22,000 है। एपीएमसी मंडी तो हार्डली 580 ही है, क्योंकि समझो वो तो डिस्ट्रिक्ट या बिग सिटी लेवल पे होगी। तो स्वाभाविक है सब फार्मर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा नहीं सकते, तो ये जो गाँव पे ऐसे 22,000 सेंटर बनाए ग्रामीण हाट, यूनियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि देखो इधर एक ऑफिसर को बिठा देंगे कंप्यूटर लेके और ये लोग अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा दे, ऐसी सुविधा करते हैं। उसको कहें ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम। हालाँकि ये भी आगे कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ हो या बहुत उसकी न्यूज़ आते हैं, ऐसा है नहीं, पर गवर्नमेंट की ये भी विजन है, तो हमने एक लाइन में याद रखी। तो एपीएमसी मंडी देखा, इनाम देखा, 3 किसान कानून देखे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बातें हम लोग मेंस कोर्स में निपटा चुके हैं, वो जाके आप देख लो। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाई, और उन्होंने क्यों बनाई है? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कॉमर्स मिनिस्ट्री का, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डोमेन वो नहीं है। उसके सेलिएंट फीचर क्या मेंस के कोर्स में हम देख चुके हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज डन। नेक्स्ट मुद्दा है एमएसपी। कुछ डेटा आप याद रखें। एक फार्मर फैमिली की मंथली इनकम क्या होती है? अराउंड 10,000 रुपी 2019 में। कोरोना के बाद क्या है, वो डेटा अभी आना बाकी है। अतः एवरेज क्या बिफोर कोरोना मंथली बेसिस पे फार्मर 10,000 रुपए कमाता है। और उसमें भी बात ऐसी है कि ये जो 10,000 है उसमें भी असल एग्रीकल्चर का तो कंट्रीब्यूशन कम ही होता है, क्योंकि आप समझो जानवर मतलब डेयरी का धंधा करेगा उसमें से 16% आता है, अनाज पैदा करेगा उसमें 37% आता है, अपनी जमीन किसी को रेंट है उसका 1%, वो कहीं और छोटा मोटा ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है उसमें से 40% वगैरह वगैरह। तो 10,000 से भी असल में तो प्योर एग्रीकल्चर की बात करो, प्योर खेती बाड़ी की बात करो, तो उसका भी बहुत कम हिस्सा हार्डली 37% आता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू बी अनदर हेडेक। इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि ये मान लीजिए 10,000 भी कमाता है, तो क्लाइमेट चेंज के चलते आप जानते हैं अल्टीमेटली रेनफॉल विल डिक्लाइन, और जो सूखे की परिस्थिति होगी। जिनका अनइरिगेटेड फार्म है, मतलब सिंचाई की सुविधा नहीं है, ना कोई इरिगेशन कैनाल है, ना कुआं है, ना बोरवेल है, उनकी इनकम में 25% ड्रॉप हो जाएगा। मतलब 10,000 भी कमाता था तो बाद में 7,500 ही कमाएगा। तो अब तो गवर्नमेंट ने उसकी और ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। एक तरफ हम सोचते हैं कि फार्मर की इनकम डबल करनी है, पर इसका तो और डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड सम इनकम सपोर्ट फॉर द फार्मर, क्योंकि गवर्नमेंट की टारगेट है 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करनी है। अब डबल हुई कि नहीं, वो तो अब जब नया डेटा कलेक्शन आए तब पता चले, जब इकोनॉमिक सर्वे बजट उसको एक्नॉलेज करे। बट गवर्नमेंट विल हैव टू हेल्प, अदरवाइज तो फार्मर की इनकम हवे में तो डबल हो नहीं सकती। इसलिए हमने देखा कैसे यूरिया पे सब्सिडी दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देते हैं, ताकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए उसने जो पंप सेट चलाना है, वो बिजली उसकी हमारी 100 यूनिट माफ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट अनाज खरीदती है, वो क्या है अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे। मिनिमम इनकम सपोर्ट दिया जाता है, मतलब पीएम किसान स्कीम, जहाँ फार्मर्स को 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। तो ये सब करना इसलिए जरूरी है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर सेलिंग, और उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, ये क्यों करना है? हमने बताया कि कैसे फार्मर ने अपना फर्स्ट टाइम अनाज सेल करना है, तो एपीएमसी मंडी में जाए, पर मंडी में तकलीफ होती है कार्टेलाइजेशन। मतलब ये सभी व्यापारी एक गैंग बना दे कि देखो ये फार्मर चाहे कितना अनाज लेके आए, उसमें हीरे मोती भी उसने डाले हो, तो भी 800 से ज़्यादा नहीं देना है। सो नन ऑफ द ट्रेडर विल गिव मोर देन 800 रुपीस। वो अपना ऐसा इंटरनल वो डिसीजन ले लेंगे। तो स्वाभाविक फार्मर का सेट स्माइल हो जाएगा, ये तो राइट प्राइस में जितनी मैंने मेहनत करी थी, कम से कम 1200 तो होना चाहिए। सो देन हु इज गोइंग टू हेल्प देम? जवाब है गवर्नमेंट हेल्प करेगी। कैसे करेगी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर ये अनाज गवर्नमेंट फार्मर से खरीद लेगी। अब यहाँ गवर्नमेंट का मतलब कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। वो क्या काम करते हैं आगे स्लाइड में देखेंगे। तो अनाज की सीड सॉइल मतलब बीज बोने से पहले गवर्नमेंट प्रेस नोट डाल देती है कि देखो ये जो चीज़ है गेहूं, उसका प्राइस होगा 1800 रुपीस पर 100 किलोग्राम, ऐसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं। तो आप मंडी में जाके बेचो, नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, यू कम टू अस, और हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो फार्मर से 1800 रुपीस पर 100 किलोग्राम के भाव पे वीट खरीद लेगी। तो ऐसा ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वीट यानी गेहूं के लिए अनाउंस होता है, राइस चावल के लिए अनाउंस होता है, कुल मिलाकर 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है एमएसपी। और एक है शुगर केन यानी गन्ना, उसके लिए अलग चीज अनाउंस होती है, उसको कहते हैं फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी। वो क्या है वो भी आगे देखेंगे। तो मतलब कुल मिला के कितने क्रॉप प्रोटेक्टेड है? 22 क्रॉप्स का एमएसपी, शुगर केन का एफआरपी, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस, यानी 23 क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड, ये याद रखना है। अभी कौन-कौन से क्रॉप है तो देखो, उसमें कुछ खरीफ क्रॉप है, कुछ रबी क्रॉप है। वो सीजन के हिसाब से विंटर में लगाते हैं, समर में काटते हैं, क्या है वो आप ज्योग्राफी में पढ़ना। और कुछ कमर्शियल या कैश क्रॉप है, जैसे जूट जिससे ये सब थैलियाँ बनती हैं, कोपरा यानी कोकोनट के छिलके और कोकोनट खुद, और शुगर केन। तो ये कमर्शियल क्रॉप हुई। फिर रबी और खरीफ। खरीफ मतलब जो समर और मानसून सीजन में उगाए, रबी मतलब जो विंटर सीजन में उगाए। अब इसमें कुछ खाने के अनाज होंगे, कुछ ऑयल सीड होंगे, तेल होंगे, कुछ दाल होंगे, पल्सेस होंगे वगैरह। इसमें क्या नहीं है? तो भाई विमल नहीं होगा इसमें, मतलब टोबैको नहीं होगा, इसमें चाय नहीं होगी, कॉफी नहीं होगी, स्पाइसेस नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा फार्मर उसको उगाते नहीं है, और जो उगाते हैं वो सब प्लांटेशन है, और प्लांटेशन के मालिक वो खुद से मालदार होते हैं। दे आर रिच ऑलरेडी, सो दे डोंट रिक्वायर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कि चाय के बागान का मिनिमम प्राइस डिक्लेयर करो, वो तो उसकी कैपेसिटी, तभी तो इतना बड़ा प्लांटेशन का मालिक बन के बैठे। तो यस, दीज आर सम क्रॉप्स। अब प्रश्न तो इसका भाव कैसे तय होगा और कौन तय करेगा? तो सबसे पहले कोई डिसीजन लेगा कि सपोज 1700 रुपये पर 100 केजी होना चाहिए, तो ये कौन लेता है? तो जहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर और इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, उनका होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, मतलब सीएसीपी। वो गिनेगा आपने कैलकुलेट कि ठीक है इसका भाव रखो 1700। फिर वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीए, जिसके बॉस प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। फिर वो देगा अच्छा 1700 है। अच्छा, अब इलेक्शन आने वाले हैं कि नहीं? अच्छा, दूसरे और कौन-कौन से फैक्टर हम सोच सकते हैं? फार्मर और परेशान है, कोरोना है, यूक्रेन है, क्या है?
देन दे से ओके नहीं ये 1800 रखो, व्हाटएवर। तो मतलब फाइनल डिसीजन या फिर 1700 ही रखो। तो फाइनल साइन किसने करनी है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। और फिर सपोज 1800 पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड और ऐसे अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो फार्मर से अनाज खरीदेगी। सो दैट इज द एमएसपी के कौन ऑर्गेनाइजेशन उसको डिसीजन लेते हैं। इसके बाद के मुद्दे आते हैं इसकी क्या फॉर्मूला है, उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो भी समझेंगे, पर वो एक से करना पड़े। सो बेटर वी टेक अ ब्रेक, और ब्रेक में आपने क्या करना है, ये एक पीवाईक्यू है, ईपीएफओ एग्जाम में पूछा, 5 मिनट में इसको दिमाग लगाओ, फिर हम इसका जवाब समझते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैं इसको पढ़ने नहीं बैठूंगा। ट्रक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, एबीसीडी जो ठीक लगता हो, ये टॉपिक पता ही नहीं था, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑप्शन ई। योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर, इट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। ऋशांत, ज्योति, ऋचा, आर्यन, ओम, रोमन, रिया, संजय, प्रणव, अंशुमन, प्रियांशु, शैलेश, रितेश, गुलशन, केके, हिमांशु, विकास, भूमि, तबिश, नेहा, सिद्धार्थ, बीनू, भूमिका, हर्ष, मुक्ता, गौतम, साहिल, अनिका, आयुष, दिव्या, श्रीकांत, प्रियंका, सूरज, साक्षी, नवाज, प्रियल, ये सब लोग। फिर श्रुति, रीत, मोहित, कंबुज, राजश्री, शशांक, श्वेता, राहुल, कनिष्का, अंजलि, नदस्क्रिप्ट आंसर्स। देखिए, ट्रक फार्मिंग का मतलब है कि सिटी एरिया में जो भी कस्टमर है, रेस्टोरेंट वाले हैं, उनके लिए जो फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर्स उगाए जाए, उसके साथ जुड़ा ये कंसेप्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब दूसरा कि अच्छा ये ट्रक से कितने दूरी तक रात को सामान ले जा सकते हैं, उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है, वो करेक्ट है कि नहीं? तो इसमें विकिपीडिया ये कहता है कि जो ट्रक फार्मिंग है उसमें ट्रक का मतलब व्हीकल नहीं है, वो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है एक्सचेंजिंग, और उसके चलते इसका नाम पड़ा है ट्रक फार्मिंग। सो एज पर द विकिपीडिया इंटरप्रिटेशन, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो इसमें वर्ड बाय वर्ड दिया है जिसमें लिखा है कि ये तो भाई करेक्ट चीज है। देखिए, मार्केट गार्डनिंग या जिसको हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, उसके अंदर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेल डेवलप, और यहाँ पर आप देखो लिखा है डिस्टेंस ऑफ द ट्रक फार्म फ्रॉम मार्केट गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस द नेम ट्रक फार्मिंग। तो उधर से उसने सीधा लिफ्ट किया है। अब जब वो एनसीईआरटी से लिफ्ट करे तो हमको मान लेना है भाई वही करेक्ट है, भले विकिपीडिया या कहीं और जगह कुछ और लिखा हो। सो देयरफॉर व्हाट वी विल डू, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों करेक्ट है। सो द आंसर विल बी सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। इससे ये भी समझना है कि आप समझो चैट जीपीटी वगैरह को बहुत उसके भरोसे मत रहो, क्योंकि चैट जीपीटी बार्ड ये लोग क्या करते हैं, वो भी बहुत सारा डेटा तो विकिपीडिया से एग्रीगेट करते हैं। आप उसको पूछ के पढ़ोगे तो वो तो कहेगा कि रॉन्ग है, क्योंकि उसका रेफरेंस मटेरियल क्या है विकिपीडिया, जबकि एनसीईआरटी वो बोलता नहीं राइट है। सो यू हैव टू डू दैट। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी या फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी पढ़नी चाहिए, और उसमें भी चैप्टर 5 में अलग-अलग क्रॉपिंग टाइप्स या फार्म टाइप्स दिए हैं, फार्मिंग टेक्सटाइल्स, और लोकेशन भी दिए, वो भी याद रखना चाहिए कि मेडिटेरेनियन रीजन और यूरोप में और यहाँ होता है। इसको कैजुअली मत लो कि आसान है। देखिए, अगर आप वो 11-12 की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब पढ़े तो डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट लगे तो फिर आदमी को लगे हाँ ये तो यूपीएससी में पढ़ना चाहिए। पर कई सारे लोग मैं देखता हूँ ये ह्यूमन ज्योग्राफी की नहीं पढ़ते, क्योंकि ये तो आसान है, मतलब एकदम छोटे बच्चों जैसी सब बातें, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ये वो प्रश्न आते हैं, खासकर ये जो दूसरी एलाइड एग्जाम है, सीबीएसई, ईपीएफ, इंजीनियरिंग, ईपीएफ, वहाँ तो खास आते हैं। सो डू गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, पढ़ो ऐसा व्हाट्सएप की तरह ऊपर ऊपर नहीं, सुकून से पढ़ो कि इंक्लूडिंग की लोकेशन कहाँ है, यहाँ ये लोकेशन है। उसमें तुलिप नाम के फ्लावर का भी क्रॉपिंग और वो नेदरलैंड में होता है, वो उसके लिए फेमस है, ये भी सब याद रखना है। तो आसानी आसानी करके छोड़ो नहीं। ये अभी कुछ सोशल मीडिया में ऐसा, मैं सोशल मीडिया तो वैसे नहीं देखता, पर मुझे फॉरवर्ड करते हैं जबरदस्ती का, तुम ये देखो कुछ ऐसा है, वो जो बड़े फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी, उनका कुछ ऐसा है, आई एम नॉट श्योर ये फेक न्यूज़ है या करेक्ट न्यूज़ है, कि उन्होंने खुद ये बोला कि भाई मैं मोटिवेशन स्पीकर तो हूँ, लेकिन मैं खुद ही डिप्रेशन की दवाई मुझे लेनी पड़ी। तो डू नॉट टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड भाई, इसलिए तो है कि तैयारी करो।
वरना फिर ये हो कि आपका यूपीएससी सिलेक्शन है, आप पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटते हैं, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, फिर प्रीलिम पास नहीं हो तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं आप कि मैं अब क्या लोग सोचेंगे वो। पहली तो बात ये कि यूपीएससी इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, पर मेहनत तो ठीक से करो तो पास हो जाए, ये तो मतलब ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि आप नहीं कर सकते। खैर ये तो आपका होमवर्क है, कल रविवार है, सुकून से इसको खत्म कर, एक दिन में निपट जाए, इतनी पतली सी किताब है। बाकी भी एमसीक्यू जो बाकी ब्रेक में देखे हम वापस आते हैं। हम लोग समझ रहे थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। एमएसपी कि प्राइस डिसाइड करके गवर्नमेंट सोचे कि ओके हम इसको वीट यानी गेहूं पर 1800 रुपए प्राइस ऑफर करते हैं, अगर दुकान वाले नहीं दे रहे हैं तो फार्मर हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपना सामान लेके आए और हम इस प्राइस पे परचेस करेंगे। ये जो एमएसपी है कहा जाता है इट इज ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब फार्मर अगर 100 किलो लेके आए परचेस करेगी गवर्नमेंट, यस 200 किलो लेके आए करेगी, यस 500 किलो लेके आएगी करेगी, यस। हावेवर ये तो ऑन पेपर बोलने की बात है, असल में ये होता है कि हर एक स्टेट को कुछ कोटा दिया जाता है कि तुम्हारे स्टेट से मान लीजिए 10,000 किलो अनाज खरीदेंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। सो देयर इज सम कोटा सिस्टम, पर वो असल लाइफ में कैसे अलग है, क्या काम करती है, वो हम समझने नहीं बैठेंगे। हमें बस ये समझना है कि इसको ऑन पेपर कहा जाता है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। दैट मींस फार्मर की मर्जी उतना अनाज लेके आए, सारा अनाज गवर्नमेंट परचेस कर लेगी एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसको अलग अलग कुछ 23 क्रॉप्स के लिए ये कंसेप्ट जुड़ा है। हमने देखा कैसे एक कमीशन है वो पहले इसको रेकमेंड करता है, फिर प्राइम मिनिस्टर की कमिटी इसको फाइनलाइज करती है, ये भी हमने देखा। अब प्रश्न ये होंगे कि 1800 रखना है या 1900 रखना है। तो ये सीएसीपी कमीशन जो कि एमएसपी की कैलकुलेशन करके रेकमेंड करता है गवर्नमेंट को, उनकी क्या फॉर्मूला है, वो कैसे ये डिसीजन लेते हैं कि ये जो वीट है गेहूं है वो 1800 रुपीज पे खरीदना चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, A2 प्लस FL मल्टीप्लाई विद 1.50। अब ये क्या कहना चाहते हैं समझते हैं। सबसे पहले A2 का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट, कि किसान को वास्तव में खेती बाड़ी करने में कितना खर्चा है, सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, बाहर से जो मजदूर लाया था हार्ड लेबर, डेप्रिसिएशन मतलब उसकी फार्म की बिल्डिंग मशीनरी का जो रिपेयर मेंटेनेंस, घिसाव का खर्चा है, ट्रैक्टर था उसका ब्रेक वायर बदलना है, ऑयल बदलना है, वो सब चीजें लिखो। उसने अगर लोन लिया है उस पर कितना इंटरेस्ट चल रहा है, डीजल इलेक्ट्रिसिटी के क्या खर्चे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजों का आप इधर लिखो। सपोज ये है 1000 रुपये खर्चा है, तो ये हुआ A2 प्लस आएगा FL मतलब फैमिली लेबर। जो फार्मर है मान लीजिए वो बाहर से मजदूर लाता है जो कि 200 रुपये पर डे चार्ज करते मान लीजिए, पर वो कई बार क्या कहेगा कि अपनी ही वाइफ या अपने बेटे को कहे कि भाई तुम आके काम करो। तो जो फैमिली लेबर है उसका तो फार्मर पेमेंट दे नहीं रहा है क्योंकि ये तो मेरा ही बेटा मेरी वाइफ है। तो मतलब ये हुआ इंप्यूटेड कॉस्ट यानी अनपेड, या इसको हम कहें काल्पनिक। तो खर्चा तो मेहनत तो रियल हो रही है, पर आप पेपर पे लिख नहीं सकते ना क्योंकि पैसा दिया नहीं, तो ये काल्पनिक है। लेकिन आपने लिखना पड़े कि अच्छा अगर हाइपोथेटिकली उसने अपने बेटे के काम नहीं करवाया होता और बाहर से मजदूर लाता उसको 200 पे करता, तो हम यहाँ पर ऐसा गिन के लिखेंगे ओके 200 रुपीज का फैमिली लेबर इसने यूज किया है। तो ये टू मान लीजिए 1000 रुपये हो और फैमिली लेबर के 200 रुपये हो, तो यह 1200 रुपये कुछ खर्च हुआ। अब ये तो आप समझो ये तो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ ना, तो इसमें तो प्रॉफिट भी उसको होना चाहिए। तो मान लीजिए इनपुट है इसका A2 एंड FL कुल मिलाकर 100 रुपीज। गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर ये तो इसका एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस या लागत खर्च है, उस पर उसे मिनिमम 50 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए फॉर एवरी 100 रुपी कॉस्ट प्राइस 50। तो यानी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, किस भाव पे फार्मर ने अपना अनाज बेचना चाहिए, 150 रुपीज पे। किसान को उत्पादन खर्च पे 50% मुनाफा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हुई। अपन इसको प्योर मैथमेटिक्स में आप कैसे लिखो, सिंपल है कि A2 प्लस FL करो और उसे 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये ऐसी बात कर रहा है A2 प्लस FL ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर 1.5। आप वो करोगे तब समझो आपको 150 जवाब आ जाएगा कि अगर उसका A2 होगा A2 प्लस FL होगा 100, उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 150। सो दैट इज द फॉर्मूला A2 प्लस FL ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर 1.50, ताकि अपने आप क्या हो जाए उसका जो भी इनपुट कॉस्ट है 100 रुपये उसके ऊपर सेलिंग प्राइस होगा 150 ताकि उसे 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एमएसपी। तो A2 प्लस FL मल्टीप्लाई विद 1.5, तो जो भाव आए वो होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप देखो क्या हमने कैलकुलेट किया, A2 मतलब एक्चुअल कॉस्ट सीड फर्टिलाइजर ट्रैक्टर डीजल वगैरह के, FL मतलब फैमिली लेबर जिसको उसने पे नहीं किया अपन काल्पनिक रूप से अगर बाहर करता दैट इज इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। दैट इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बनी तो बनी कैसे, बैंकिंग सेक्टर के पितामह कौन है, एम नरसिम्हम, जिसने 90s में उसकी कमेटी बनी थी, उस हिसाब से हम बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लेते हैं। उसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी कमेटी बनी थी स्वामीनाथन कमेटी, हम कहें नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। उन्होंने ये सब बात करी थी कि कम से कम फार्मर को 50% प्रॉफिट होना चाहिए उसके कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन उनकी फॉर्मूला कुछ अलग थी। उनकी फॉर्मूला में A2 था करेक्ट, FL था करेक्ट, उनकी फॉर्मूला में एक और भी चीज थी C2। अब ये C2 क्या है ये समझते हैं। C2 फॉर्मूला में स्वामीनाथन ने ये कहा कि देखो तुम बहुत सारे और काल्पनिक खर्चे जोड़ दो इसमें। पहला, किसान अपनी ही जमीन किसी को किराए पे दे देता तो अनुमानित कितना फायदा होता, मतलब वो खुद खेती नहीं करता और किसी और को दे देता, उसमें मान लीजिए उसको 100 रुपए का मान लीजिए रेंट मिलता, 100 रुपीज का मान लीजिए अपनी जमीन किराए पे देने पे रेंट मिलता, तो ऐसा इंप्यूटेड रेंट लिखो। दूसरा, किसान अपनी बचत के रुपयों से ये सब बीज अनाज सब नहीं खरीदता और बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता तो उसको कितना फायदा होता, तो मान लीजिए उसके पास 10,000 उसने इन्वेस्ट किया जिसपे उसको 6% इंटरेस्ट मिलता, हाँ तो वो लिखो इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन हिज ओन कैपिटल। व्हाट इफ ही हैड नॉट परचेज्ड द सीड फर्टिलाइजर ट्रैक्टर, व्हाट इफ ही डिपॉजिटेड ऑल दैट मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सम इंटरेस्ट, तो उसको भी लिखो। ऐसी सब काल्पनिक बातें और जोड़ते रहो, मतलब अच्छा मैं ये नहीं करता ये करता तो और कितना फायदा होता, वो सब ऐड करते करते जो फाइनल जवाब आए उतना उसे मिलना चाहिए, उसके ऊपर 50% मिलना चाहिए। तो ऐसी कुछ बात होगी, मान लो A2 एक्चुअल कॉस्ट, FL फैमिली कॉस्ट, फैमिली लेबर के जो हमने पैसे दिए, और ये C2 बोल के ऐसे सब काल्पनिक खर्चे। व्हाट इफ ही डिड नॉट डू द फार्मिंग एंड रेंटेड हिज लैंड, व्हाट इफ ही डिड नॉट स्पेंड मनी टू बाय सीड बट पुट इट इन द बैंक अकाउंट, हाउ मच इंटरेस्ट ही वुड हैव अर्न इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब करो और फिर उसके ऊपर 1.50 करो, मतलब 50% प्रॉफिट। तो स्वाभाविक है भाई ये तो काल्पनिक तो कितना लंबा हो जाएगा, तो दैनिक में अपन की 1800 रुपये की जगह इसका जवाब आ जाए 2500 रुपये, तो गवर्नमेंट का सैड स्माइल हो जाएगा कि देन एमएसपी विल बी वेरी हाई, तो सरकार की तो तिजोरी खाली हो जाएगी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगी, मार्केट से लोन लेना पड़ेगा एमएसपी भरने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, देखो ये C2 को यूज नहीं करते, A2 FL ही इतना काफी अपनी इतनी कैपेसिटी है एमएसपी देने की। तो C2 असल में है नहीं, है नहीं तो तुम बोल क्यों रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जानते हैं कॉलमनिस्ट को टारगेट दिया जाता है कि देखो तुमने मिनिमम 300 वर्ड्स की कॉलम लिखनी है, नहीं तो तुम्हें पैसा कम मिलेगा, तब ये जबरदस्ती कैसे पढ़ने पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस कि देखो अगर ये नहीं और ये होता तो ऐसा होता वगैरह, तो एवरी टाइम दे विल रिकलेक्ट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये पुराना याद करके लिखेगा, तो हमें डरना नहीं है क्योंकि ये चीज है ही नहीं। गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड दिस, तो प्रीलिम में इसका सीन बनता ही नहीं कि अच्छा C2 क्या था, पर नहीं कॉलम वाले लिखते तो हमें जानिए वो बोलना क्या चाहता है। नहीं तो जब खेती बाड़ी होती है तब राइस भी उगा सकते हैं, दाल भी उगा सकते हैं, पर एक तकलीफ है, राइस उगाएंगे तो ज्यादा पानी मांगता है और दाल उगाएंगे तो वो पानी कम मांगता है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर फार्मर राइस उगाते हैं तो स्वाभाविक है राइस की सप्लाई बढ़ जाती है, दाल लोग कम उगाते हैं तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो जाती है। देन व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि एमएसपी में दाल उगाने पर थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना चाहिए कि 50 नहीं तुम्हें 60% प्रॉफिट देंगे, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या थी अपनी, कॉस्ट प्राइस था या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था A2 प्लस FL, उस पर हमने बोला 50% प्रॉफिट करके जो जवाब है उसे हम सेलिंग प्राइस या एमएसपी, जिस पर फार्मर गवर्नमेंट को अपना अनाज बेचेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये तो ठीक है आप राइस उगाओ तो 50% प्रॉफिट वाला एमएसपी बनाते, लेकिन अगर आप मेज यानी मकई उगाओ
तो भी आपको 50% है, ओके। लेकिन अगर आप तुअर दाल उगाओ यानी पल्सेस, क्योंकि दाल की शॉर्टेज है, तो हम मतलब गवर्नमेंट फार्मर को 62% प्रॉफिट वाला एमएसपी देगी। मतलब इफ दिस इज दाल, तो उसमें भी देखो कॉस्ट प्राइस में A2FL जो भी ऐड करेंगे और फिर यहाँ 50 नहीं है, वो कर देंगे 62। फिर जो जब है वो होगा दाल का एमएसपी, ताकि फार्मर को मजा आ जाए कि भाई देखो राइस में तो 50% प्रॉफिट बन, दाल में 62%, तो मैं थोड़ी दाल उगा लेता हूँ। तो ऐसा सोचते हुए गवर्नमेंट ने, देखिए बेस लाइन आप देखो 50% है, पैडी मतलब चावल पे 50% प्रॉफिट, और ज्यादातर क्रॉप पे गवर्नमेंट ऑफर करती है 50% प्रॉफिट। लेकिन ये लाइन के ऊपर कुछ देखो 85 बाजरा, मिलेट्स, उसको उगाने के लिए और प्रमोट करेंगे। वैसे भी बाजरा आप जानते हैं वो कम पानी वाली जगह पे गरीब फार्मर उगाते हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिले, ऐसी सरकार की सोच। उसी तरह ये तुअर दाल पे 62%, उड़द दाल और उस पे 65%। ये ज्यादा क्यों? क्योंकि दाल की शॉर्टेज होती है, दाल महंगी हो जाती है, तो गवर्नमेंट फार्मर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा ऑफर करी। सो दिस इज डन टू एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब फसल विविधीकरण। यशराज फिल्म सिर्फ जवान, पठान, टाइगर ऐसी फिल्में बनाए, तो वो सब क्या हुआ, एकदम स्पाई टाइप की मोनोटोनिक। पर वो फिर कुछ कॉमेडी मूवी बनाए, कुछ फैमिली ड्रामा बनाए, कुछ स्पाई थ्रिलर बनाए, नाउ देयर इज डाइवर्सिफिकेशन, ये विविधीकरण करने की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमएसपी जो डिसाइड होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर हमने समझा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन A2+FL, और उसके ऊपर 1.50 या मिनिमम 50% प्रॉफिट होना चाहिए, ये तो एक फैक्टर हुआ। उसके अलावा भी सीएसीपी एंड कैबिनेट कमेटी और भी फैक्टर्स एक्सप्लोर करती है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हमने देखा राइस और दाल का, कि राइस का सप्लाई ठीक ठाक है, उसमें 50% प्रॉफिट, तो दाल का कम है, तो उसमें 62% प्रॉफिट ऑफर किया जा रहा है। देन इंटर क्रॉप पैरिटी, कि अगर राइस 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 सब लोग उगाएंगे तो फिर मिलेट्स तो कोई उगाएगा नहीं, तो मिलेट्स को भी प्रमोट करना है क्योंकि वो कम पानी मांगते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो फिर वहां पर 85% प्रॉफिट ऑफर करो। देन एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर एंड लैंड। फॉर एग्जांपल शुगर केन, उसके लिए आपको बहुत ही फर्टाइल लैंड चाहिए, करेक्ट, बहुत सारा पानी चाहिए, करेक्ट। और उसके सामने मिलेट्स है जैसे बाजरा वगैरह, तो उसमें तो फर्टाइल सॉइल नहीं हो तो भी चले, पानी कम हो तो भी चले। पर ज्यादातर फार्मर को क्या लगे, शुगर केन क्योंकि उसमें प्राइस अच्छा है, जल्दी बिक जाता है, तो इसको उगाने में मजा है। पर फार्मर फिर सोचे कि देखो मेरी तो जमीन में न्यूट्रिएंट्स कम है, तो मैं तो दे यूरिया इसमें डालूंगा क्योंकि मुझे तो वैसे भी सब्सिडाइज प्राइस पे मिलता है, सो आई विल डू दैट। मेरे पास पानी नहीं है शुगर केन उगाने के लिए, कोई बात नहीं, मैं तो ग्राउंड वाटर में बोरवेल लगा दूंगा, और स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देती है, मुफ्त में यूनिट देती है, तो मैं तो पूरा दिन और पूरी रात चलाऊंगा पंप सेट अपना। देन दिस इज नॉट एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या है, जमीन का और पानी का सही उपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, तो फिर शुगर केन पर एमएसपी कम करो, मिलेट्स पे एमएसपी ज्यादा करो। हाँ, तो ऐसा कुछ हो रहा है ना, अभी तो मैंने देखा 85%। लेट मी गो बैक, इधर जो बात हुई कि बाजरे पर एमएसपी कितना 85% प्रॉफिट, तो मतलब वहां फॉर्मूला क्या बनेगी, A2+FL, और उसके भी ऊपर 85% प्रॉफिट आना चाहिए, मतलब 1.85 टाइम्स जो ऐसा कुछ बनाएंगे। सो दैट वाज द थर्ड या फोर्थ फैक्टर व्हेन डिसाइडिंग एमएसपी, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर एंड लैंड। इसी के चलते क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट ने मिलेट्स पे ज्यादा बेहतर एमएसपी ऑफर करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। और क्या, इंपैक्ट ऑन कस्टमर्स, ये भी एक फैक्टर है एमएसपी डिसाइड करते हो। मान लीजिए गवर्नमेंट मॉल में आके कि राइस पे देखो 2500 रुपए ऑफर करते हैं या कुछ। अब ऑनियन समझो, ऑनियन या कोई भी फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल पे गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर नहीं करती, इसलिए उसके भाव में काफी चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि मार्केट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट का उसमें सीधा हाथ नहीं है। सो राइस एमएसपी सपोज इंक्रीज टू मच, तो जितने फार्मर जो ऑनियन उगाते थे वो क्या सोचे कि भाई हम भी अब चावल ही उगाते हैं, ऑनियन में कोई सर्टेनिटी नहीं, कभी भाव बढ़ता है कभी कम होता है। सो देन व्हाट इफ ऑल द ऑनियन फार्मर्स स्टार्ट ग्रोइंग राइस, तो तकलीफ क्या होगी, ऑनियन की शॉर्टेज हो जाएगी, तो मेरे आपके लोगों के लिए तकलीफ हो जाएगी क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि अच्छा जब हम राइस का एमएसपी बढ़ा रहे हैं, तो एक हद से इतना भी नहीं बढ़ाना चाहिए कि सब लोग पागलों की तरह राइस उगा बाकी कोई चीज उगाएगी, अदरवाइज इट विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द कस्टमर्स। तो ये भी एक फैक्टर है जब एमएसपी डिसाइड किया जाता है। देन सम इंटरनेशनल सिचुएशन, हम लोग आगे पढ़ेंगे, भारत के अंदर एडिबल ऑयल मतलब खाद्य तेल की शॉर्टेज है, क्योंकि समोसा कचौरी हर चीज में हम तेल खाना पसंद है, तो फास्ट फूड का जमाना है और उसमें तो सब तेल लगता है, पर उतना तेल का प्रोडक्शन नहीं है, सो वी हैव टू इंपोर्ट इट। उसके अंदर भी ये पाम ऑयल जो हम एशियाई कंट्री जैसे इंडोनेशिया मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, बीच में ऐसा हुआ कि उनको भी शॉर्टेज हो गई कोरोना में, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि इंडिया को अभी ऑयल नहीं बेचेंगे। फिर हमने सोचा सोया ऑयल मंगवाते हैं अर्जेंटीना से, पर अर्जेंटीना को खुद को ही ये अल नीनो और ला नीना दो इवेंट है, आप जानते हैं। अल नीनो होगा तो इंडिया में मानसून खराब होता है, ला नीना हो तो शायद अच्छा होता है। अर्जेंटीना में शायद उसका रिवर्स है, आप वो देख लेना ज्योग्राफी में शायद। तो इसके चलते कि अर्जेंटीना में कुछ साल ऐसे जाए कि उनको सोयाबीन की खुद ही शॉर्टेज है, तो सोया ऑयल हमें एक्सपोर्ट नहीं करते, बहुत महंगा भाव मांगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि जो ऑयल सीड वाले हैं उन पे एमएसपी बेटर ऑफर करना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो फैक्टर व्हेन दे डिसाइड द एमएसपी, मतलब हर जगह ऐसा कास्टिंग स्टोन पत्थर पे लिख के नहीं दिया कि 50% ही प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा भी गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है। देन द लास्ट फैक्टर इज टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सी बात है, मान लीजिए एग्रीकल्चर में सब चीजों के प्राइस चलो 1000 रुपये, लेकिन सामने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की जो भी चीजें हैं उसमें प्राइस चलो 2500 रुपये, मतलब वहाँ एक एक यूनिट आप कोई सामान बेचते हैं तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आप। तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा, अच्छा मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खोलूं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का कुछ काम करूं, ज्यादा यूनिट्स में उसके बनाऊं, खेती बाड़ी तो मुझे करवानी नहीं। और ये जितने फार्म लेबर हैं उनको भी बोलता हूं भाई मैं हाथ दे रहा हूं, आ जाओ मेरी फैक्ट्री में काम करो, ये खेती बाड़ी करने मत बैठो। सो देन व्हाट विल हैपन, शॉर्टेज ऑफ फार्म लेबरर्स, तो जो असल में किसान है उसको भी तकलीफ हो जाए, कोई मजदूरी नहीं मिलता। और दूसरा वो फार्मर खुद भी सोचे भाई मुझे भी नहीं करनी खेती, मैं भी जाके इसकी फैक्ट्री में काम कर लेता हूं। अब ऐसा जब होगा तो आप समझो मैं बिजनेस वाले को 3 स्टार दे दूं फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि बैंकर सोचेगा देखो बिजनेस लोन में पास करूं इसकी तो रिकवरी का चांस ज्यादा है, खेती बाड़ी में तो लोन पास करेंगे कोई चांस नहीं है क्योंकि ये तो सब बर्बाद हो रहा है, इसके सारे मजदूर भाग रहे हैं, ये खुद भी डिसाइडेड नहीं है कि खेती करेगा या फैक्ट्री में काम करेगा, तो एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट जब एमएसपी डिक्लेयर करती है तो ये भी देखती है कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर नॉन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इतना बढ़ रहा है कि लोग खेती करना पसंद नहीं करते, देन गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लेगी कि चलो एमएसपी और बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा ऊपर उठ जाए, ताकि आदमी एग्रीकल्चर का ही काम करे, दूसरा कोई काम नहीं करे। तो कुल मिलाकर ये 6-7 फैक्टर हैं जिससे एमएसपी डिसाइड होता है। एक तो कोर फैक्टर हमने समझ लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है A2+FL, और उसके ऊपर 50% प्रॉफिट होना चाहिए, वो हमने समझा। बट अबव एंड बियॉन्ड दैट देयर आर मेनी अदर एंगल्स आल्सो, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड वाटर मिलेट हमने केस देखा, एमएसपी से कस्टमर पे क्या इंपैक्ट, मतलब ऑनियन के बनाम राइस का खेल देखा, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी हमने देखा। तो ये सबको देखकर एमएसपी का कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। जो भी एमएसपी डिसाइड होता है, सपोज 1800 अनाज खरीदेगी एक संस्था जिसका नाम है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे बैठती है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। 1964-65 में इसको कानून से बनाया गया, तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, एसबीआई है, ईपीएफ और ईएसआईसी है, जो अलग कानून से बने, ऐसा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी अलग कानून से बना है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है, किसानों से अनाज खरीदना, प्रोक्योरमेंट। दूसरा काम है वो सब अनाज कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब वो पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन की दुकान में भी दे सकता है, मिड डे मील मध्याह्न भोजन जो स्कूल के बच्चों को दिया जाता है, जिसको आजकल कुछ
पीएम पोषण ऐसा नाम दिया गया है, वो चीज़ के भी अनाज ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर एक कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें गरीबों को 5 किलो अनाज देना है, पहले उसका पैसा लगता था, बोला फ्री में देंगे, वो सभी कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा नीचे, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा इसका काम है बफर स्टॉक। देखिए सारा अनाज लेके सारा गरीबों में बांट देगा और फिर फ्यूचर में मान लीजिए दिवाली आती है, दिवाली के वक्त और लोगों को सब मिठाई या लड्डू बनाने, तो उसके लिए और अनाज चाहिए तो शॉर्टेज हो जाए। इसलिए ये लोग प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कुछ बार ये हो कि क्रॉप फेल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में आप जानते हैं लोकस्ट टीडीओ ने अटैक कर दिया, जो हमने कभी सोचा नहीं, वो ईरान या पाकिस्तान या कहीं से आए थे। तो मान लो सारा अनाज लेके सारा गरीबों में बांट देते फिर तो यू हैव टू कीप सम बफर स्टॉक। तो ऐसा बफर स्टॉक भी अपने गोदाम में बनाने का काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। सो इट हैज 3 फंक्शन याद रखना है, प्रोक्योरमेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक भी करेगा। अब एफसीआई के पॉइंट ऑफ, अब तक हम लोग देख रहे थे फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखो सरकार ने उसको एमएसपी डिक्लेयर किया कि 1800 रुपीज पर क्विंटल वीट के लिए। तो ये 1800 रुपीज पे दिल किसका आ गया, फार्मर का। पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने कितना पैसा खर्च करना है। सबसे पहले उसने फार्मर को 1800 देने, करेक्ट। फिर एफसीआई ने वो सब अनाज अपने गोदाम में रखना है, जिसमें बल्ब लगा होगा, ट्यूबलाइट लगी होगी, लाइट के खर्चे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रक में भरना है, उसके डीजल के खर्चे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रक का ड्राइवर उसको पैसा देना, ये सब कूली या ट्रांसपोर्ट का जो उठा उठा के थैले लगा रहे हैं ट्रक में, उनको भी तो पेमेंट देना है, मजदूरी देनी है, वो भी खर्चे। तो उन सबको ऐड करो, मान लीजिए जो और पैसा उसमें ऐड हो कि सपोज 900 रुपीज के और एक्स्ट्रा। तो एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एफसीआई ने कुल मिला के कितना पैसा खर्च किया, ये 1800 प्लस ये और 900 करके जो भी मान लीजिए 2700 रुपीज फॉर एक्वायरिंग 100 किलोग्राम ऑफ ग्रेन। तो एफसीआई के लिए इसे हम कहेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। एफसीआई की आर्थिक लागत क्या हुई, फार्मर को पैसा दिया 1800 वो भी, और फिर एफसीआई को जो स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को के पैसे लगे वो भी, उसका कुल मिला के जो खर्चा है वो एफसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भाव है 2700। अब मान लीजिए गवर्नमेंट एफसीआई को कहे कि देखो 2700 रुपये पर 100 किलो, इसका मतलब क्या 27 रुपये पर किलो, बराबर ये अनाज है। फिर अब गवर्नमेंट अच्छा अभी तुम इसको गरीबों को बेच दो मान लीजिए 20 रुपये के अंदर, तो फिर एफसीआई का लॉस हो जाएगा कितना, 7 रुपये का, तो वो सब्सिडी देनी पड़ेगी, वो कौन देगा, तो जावे गवर्नमेंट को सब्सिडी देगी। खैर उसके बारे में आगे हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह में समझेंगे। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन क्या है एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला तो फार्मर को उसने जो 1800 रुपये दिए वो उसका एक पॉइंट है, प्लस कुछ बार ये होता है कि बोनस पेड टू फार्मर्स। देखिए अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर करे 1800 रुपये एमएसपी है, फिर लगे अभी देखो इलेक्शन आ रहे हैं, इनको खुश रखते हैं, तो फिर गवर्नमेंट अच्छा अभी 100 रुपये एक्स्ट्रा है, तो ऐसा एडिशनल बोनस कभी कभी दिया जाता है, तो वो होगा बोनस पेड टू फार्मर, तो वो भी एफसीआई के सर पे चढ़ा। तीसरा ट्रक ड्राइवर को पैसा देना है, लोडर्स को डीजल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन, उसके सपोज 370 रुपये, तो वो हुआ प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स मतलब धंधा करने में जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं। एंड लास्टली कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब ये सारा अनाज नीचे राशन की दुकान में, मिड डे मील मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल के बच्चों को देना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के नाम पे गरीब लोगों को 5-5 किलो अनाज भिजवाना है, ये सब के भी तो खर्चे, तो वो भी ऐड करो, मान लीजिए 400 रुपये, तो वो जो भी है ये सबको आप ऐड करोगे, जो आपको आंसर मिले दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। अब ये असल में वेरी लो प्रोफाइल एंड टेक्निकल थिंग, नॉर्मली ऐसा पूछने का कोई रिवाज नहीं था, पर एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया। उसने ऐसा पूछा कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन क्या है, एमएसपी है करेक्ट, प्लस बोनस है, इतना तो देखो उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिया कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस की पेड टू फार्मर, प्लस प्लस और क्या क्या आता है, ब्लैंक ब्लैंक भरो, तो प्लस और क्या क्या आता है हमने पिछली स्लाइड में देखा कि प्लस आता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स लाइक डीजल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग गोडाउन ट्रक ड्राइवर वगैरह, और आता है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की नीचे वो सब पीडीएस शॉप मिड डे मील स्कूल्स में देने को जाता है। हाँ तो जब होगा सी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। टफ क्वेश्चन, क्योंकि अब इससे ये जब पूछा 2019 में, इससे पहले कि आप जो भी 25 साल के पेपर देख लो, कभी यूपीएससी इतना दिमाग उसमें पूछा ही नहीं हमारा। टफ क्वेश्चन, तो रियल एग्जाम में तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसा फर्स्ट टाइम अपने पे बॉम्ब फूट रहा है कि हमने कभी देखा ही नहीं, पता ही नहीं, देन डू नॉट टेक द रिस्क, भगवान का नाम लेके उसको स्किप कर दो, तुक्के मारने बैठ बैठो, ये होगा ये होगा, कुछ लोग तुक्के मारे, इसमें ओनली है तो ये गलत होगा, ओनली ये सब टोटके चलते हैं भाई, ये कोरोना से पहले का पेपर है तो शायद टोटका चल भी जाता, कोरोना के बाद के जितने पेपर आए खासकर 2021 22 23 उसमें टोटके नहीं चली, ट्राई टू मेक सम लॉजिक, देयर इज मोर चांस दैट इट विल टर्न आउट टू बी रॉन्ग। तो आजकल महत्व है एक्यूरेसी का मोर देन द इंक्रीज नंबर ऑफ टिकिंग, ज्यादा सवाल टिक करने की जगह जो कर रहे हो वो सही से एक्यूरेटी को वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्किप कर देना चाहिए। तो दैट वाज एमएसपी। अब ऐसे एमएसपी के क्या फायदे नुकसान है, इसमें नुकसान भी है, उसको ठीक करने के लिए और नई स्कीम आई है पीएम आशा, वो क्या है वो भी सब पढ़ना है, बट विद अ फ्रेश माइंड। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तक आप एक और एमसीक्यू है जो पूछा गया था उस पर गौर करें। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे। नाउ योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर, इट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सचिन, प्रगति, राजीव, मोहम्मद, ऋतिक, सुधीर, आलेखा, तीशा, नवनीत, रोमांचक, मधुकर, अमित, दीपाली, सोनिया, अभय, नीति, भौमिक, शैलेश, प्रणय, विकुल, विकास, प्रियल, उमेश, शिवा, कोमल, सुधांशु, शुभज्योति, शुभम, नंदिनी, निशांत, इंशा, इशिता, दीपक, ये सब लोग। फिर श्रुति, मोहित, कंबोज, शशांक, अखिल, राहुल, निमिष, शुभम, अंजलि, नुफान एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए, इसके अंदर कुछ तो है ईयरबुक टाइप की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से कानून में बनी, ये सब बातें होती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बनी है कि नहीं, तो सब मैंने आपको कल बताया था, हैंडआउट में पढ़ना सब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी फॉर्म अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर सेकंड करेक्ट है तो फिर डी और ए हो नहीं सकता क्योंकि वहां सेकंड नहीं है। सो नाउ वी आर 50-50, या तो बी हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। अब उस दोनों में भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देखें। सो द आंसर इज 2 and 3 आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी बी। अब यहाँ पर ये जो सब गेस्ट मास्टर्स हैं यूट्यूब पे, जिनका ये कहना है कि मैं तो कुछ पढ़ी नहीं थी और बिना पढ़ी मैं तो प्रीलिम पास कर गई, इसलिए तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, तो कोरोना के बाद भी इनके धंधे चौपट हो गए हैं। क्योंकि आप पाएं कि देखो ये जो सब गेस्ट मास्टर है वो आपको सबसे पहला रूल पढ़ाते हैं कि एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग। जहां पर भी ऐसा लिखा ओनली, ऑल ऑफ देम, मस्ट, शैल, तो वो सब स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो उनके लॉजिक से चलो तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ये गलत होना चाहिए। तो अगर सी गलत है तो भी गलत हो गया, तो आंसर शुड बी सी, पर सी तो नहीं है, जब तो बी है। तो इसीलिए आप देखो ये ईयर कौन सी, मैंने आपको बताया कोरोना से पहले टोटके बहुत चलते, कोरोना के बाद के सवाल काफी डिफिकल्ट है। इसलिए आजकल एक्यूरेसी का महत्व है, ये नहीं कि 90 क्वेश्चन तुम करके आओ एंड जस्ट इधर उधर गोली मार देना, एक तो लगी होगी उसको, ऐसा नहीं होता है। तो नहीं पता है तो स्किप कर देना चाहिए, उसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। खैर हम लोग देख रहे थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फायदे नुकसान क्या है वो समझते हैं। एक तो किसान को आश्वासन रहता है, तो वो डिस्ट्रेस सेल नहीं करेगा, 800 रुपए मिला मैं दे देता हूं, इतना भी नहीं मिलेगा, नो, बिकॉज़ देयर इज एश्योरेंस कि भाई 1800 रुपए एमएसपी होगा। गवर्नमेंट सॉइंग सीजन, बीज डालने की सीजन शुरू उससे पहले एमएसपी डिक्लेयर कर देता है ताकि फार्मर डिसीजन ले सके कि भाई क्या मुझे बाजरा उगाना चाहिए जिसमें 85% प्रॉफिट है, क्या मुझे राइस उगाना चाहिए जिसमें 50% प्रॉफिट है, पहले से सब अनाउंस होता है, सो यू कैन टेक अ रैशनल डिसीजन। तीसरा होता है एमएसपी सेंड्स अ प्राइस सिग्नल टू द मार्केट, ये समझते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वीट पे एमएसपी होगा 1800 रुपीस पर क्विंटल, तो ये सब जो ट्रेडर्स थे जिन्होंने पहले क्या डिसीजन लिया था हम तो सिर्फ 800 रुपए देंगे, नाउ दे विल बी अंडर प्रेशर कि भाई कोई फार्मर हमारी दुकान में आएगा ही नहीं, ये तो सब चले जाएंगे एफसीआई में। तो फिर दे विल बी फोर्स्ड टू इंक्रीज देयर मार्केट प्राइसेस कि सपोज 800 की जगह वो हो सकता है बोले ठीक है मैं 1500 रुपए दूंगा। अब आपके तो फिर भी तो फार्मर जाएगा ना 1800 रुपए एफसीआई के पास ही जाएगा, नहीं भाई उस केस में फार्मर कंसीडर करेगा कि देखो एफसीआई का हेडक्वार्टर लखनऊ में है जो बहुत दूर है, और उसके मुकाबले ये जो सपोज जो भी अपने लोकल एरिया का मर्चेंट है वो मुझे उसकी एपीएमसी मंडी में 15 दे, पर मेरा डीजल का खर्चा देखते हुए आई थिंक आई विल एक्सेप्ट दिस। तो यानी कि हो सकता है दूसरा कोई मर्चेंट ये भी कहे ठीक है मैं भी 1800 देता हूँ, ये भी कहे मैं 1850 देता हूँ, वो उनके बिजनेस की चीज है। बट पॉइंट इज कि अगर ये जो चल रहा है एमएसपी की लाइन है तो फिर ऐसा नहीं कि मर्चेंट की लाइन एकदम नीचे होगी, वो इसके आसपास ही कहीं अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। सो लाइक दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इट सेंड्स अ प्राइस सिग्नल टू द मार्केट सो द ट्रेडर्स विल नॉट कीप देयर प्राइसेस वेरी लो कंपेयर्ड टू एमएसपी। इसके अलावा भी गवर्नमेंट और रिफॉर्म ले रही है, एफसीआई के और नए गोदाम खोलने के लिए बजट में पैसा देते हैं। किसान रेल, मतलब रेलवे के कोच के अंदर या वैगन के अंदर सब फ्रिज की सुविधा होता है कि मिल्क वेजिटेबल ये भी डाल सके, एग्स आप जानते हो टूट सकते हैं, तो उसके लिए अलग जाके शॉक प्रूफ टाइप के कुछ वैगन या कंटेनर होने चाहिए, तो वो सब की भी सुविधा करें। कृषि उड़ान, मान लीजिए कोई सपोज ऑर्किड प्लांट है या कोई ऐसा मेडिसिनल प्लांट है कि जिसको आप कट करोगे तो 2-3 दिन में मुरझा जाए, तो अगर ट्रेन से या कहीं पर करो तो इट विल बी स्पॉइल्ड। तो क्यों ना नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से ऐसे जो भी एक्सोटिक फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हैं इसको डायरेक्टली फ्लाइट में ही उड़ा के सीधा यूरोप में एक्सपोर्ट कर दें। तो ऐसी जो फ्लाइट्स बनाई जाएंगी उसे कृषि उड़ान। आपको ये तो प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन चलेगी, आप जानते हैं भारत सरकार का तो एयर इंडिया था, वो बेच चुके टाटा को, पर ऐसी जो भी प्राइवेट एयरलाइन है उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, भाई तुम ये रूट पे ऐसे प्लेन चलाओ, इसको खरीदने का आपको जो प्राइस है उसमें मान लीजिए हम आपको 20% सब्सिडी देते हैं। तो एग्रीकल्चर सेलिंग की बात कर रहे थे, एपीएमसी मंडी इनाम देखा, 3 किसान कानून देखे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर लिया, एमएसपी देखा। अब ये पीएम आशा और पीएम किसान क्या है इसको समझते हैं, ये सभी माइंड में है, अपन पूरे फैक्ट्स पढ़ो। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा है कि एग्रीकल्चर आउटपुट सेल एमएसपी टू एफसीआई, आपको एक लाइन में समझ आ गया। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें पूछता है, अच्छा इसमें नाइजर सीड को एमएसपी डिक्लेयर होता है कि नहीं, या ये 5 क्रॉप इसमें से कितनों पर एमएसपी डिक्लेयर, सो यू नीड टू नो ऑल द फैक्ट्स, डू नॉट दिस इज ओनली फॉर गिविंग यू एन ओवरव्यू कि ओके ये 25 चीजें और मैंने हैंडआउट में लिखी है तो इसका ये ओवरव्यू है, ये खुद में दवाई नहीं है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एमएसपी, और उसको सॉल्व करने के लिए पीएम आशा योजना ये क्या है। एमएसपी की लिमिटेशन ये है कि वैसे तो 23 क्रॉप पे अनाउंस किया, पर मोस्टली गवर्नमेंट संस्थाएं वीट और राइस को ही परचेज करती है, बाकी सब चीजें परचेज करती नहीं। तो मतलब ये सिर्फ ऑन पेपर एक्सरसाइज है, ये असल में होता नहीं कि अगर आप पल्सीज या जवार बाजरा उगाओगे तो बोलने को तो बोल दिया 85% प्रॉफिट, बट कैन यू सेल द बाजरा टू एफसीआई एंड विल एफसीआई परचेज इट, तो जब वो नहीं करते यूजुअली। सो प्रैक्टिस प्रोक्योरमेंट नॉट एक्चुअली डन फॉर मोस्ट ऑफ द अदर क्रॉप्स, ये तकलीफ है। एफसीआई नाफेड ऐसी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो प्रोक्योरमेंट करती भी है तो बड़े बड़े शहरों या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेडक्वार्टर पे, तो छोटे गांव के फार्मर जिनके पास ट्रैक्टर की सुविधा नहीं, जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं दूर तक ट्रैवल करने की, उनको इससे कोई फायदा होता नहीं। तीसरा चौथा मुद्दा कि एमएसपी फ्रूट वेजिटेबल के लिए अनाउंस होता नहीं, तो ऑनियन में तो कोई प्रोटेक्शन नहीं, टोमेटो में कोई प्रोटेक्शन नहीं। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लिए कि देखो अगर यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ एफसीआई के भरोसे रही तो एफसीआई तो हो सकता है सिर्फ लखनऊ तक ही अपना ऑफिस खोले, फिर उसे भी नीचे जो छोटे छोटे गांव शहर वहां तक वो जाएंगे नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की खुद की तो सरकारी ऑफिस और पूरा महकमा होगा वहां पर। इसलिए यूनियन ने 1997 में स्टेट्स को कहा कि देखो डियर स्टेट गवर्नमेंट आप खुद से फार्मर से अनाज खरीद लो एमएसपी पे, और जो भी खर्चे होते हैं जो आपके लॉसेस हैं या जो आपको सब्सिडी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को देती, क्योंकि एफसीआई की ऑफिस हर स्मॉल टाउन के अंदर नहीं है। तो ऐसी जो प्रोसेस करी उसे हम क्या कहें, ये काम नीचे डिसेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत। सो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। तो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन के बिहाफ पे जाके छोटे छोटे गांव से फार्मर से अनाज खरीदे, पर इसमें का सक्सेस नहीं होगा क्योंकि आप समझो उसमें वही होगा कि रूलिंग पार्टी अलग हो यूनियन पे और स्टेट में किसी और की पार्टी चलती हो, तो चीजें सक्सेस नहीं रहती। ओके, दो फिर एमएसपी के अंदर खामियां हैं, इसको कैसे दूर किया जाए, हाउ टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस। 2018 में यूनियन गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आती है, पीएम आशा, टू फिक्स द लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स विद एमएसपी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसका पूरा पैसा यूनियन गवर्नमेंट देती है। तो अब ये असल में क्या स्कीम है, पीएम आशा क्या करता है। सपोज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो कि गेहूं पर एमएसपी होगा 1800, मार्केट में मर्चेंट ऑफर कर रहा है सिर्फ 1700,
तो आपके तो फार्मर ने सरकार को सेल कर दे, पर तकलीफ ये होगी ना भाई, सरकार की एफसीआई की ऑफिस होगी लखनऊ में और ये फार्मर लखनऊ तक पहुंच नहीं सकता, तो ही इज फोर्स्ड टू सेल इन द लोकल मंडी एट 1700 रुपीस। तो मतलब लॉस हो रहा है 100 का, इसका फार्मर का। तो यूनियन गवर्नमेंट का कोई नहीं, तुम जाके लोकल मंडी में ही बेच दो, 100 रुपए का लॉस तुम सह लो। हम मतलब यूनियन गवर्नमेंट इस फार्मर के बैंक अकाउंट में 100 रुपए का डिफरेंस ट्रांसफर कर देंगे, तो तुम्हारा असल में लॉस हुआ नहीं। हमने प्रॉमिस किया था 1800 मिलेगा, 1700 तुमने मर्चेंट से ले लिया, 100 रुपए हमसे ले लो, खेल खत्म। तो ये हुई पीएम आशा और इसका ये एक सब कंपोनेंट है जिसका नाम है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। डेफिशिएंसी मतलब कमजोरी या कुपोषण, तो कुपोषण कितना था 100 रुपए का, तो किसने भरा? सरकार ने, दैट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। अब ये चीज है, इट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशंस या परसेंटेजेस, एक सीमा होती है कि अच्छा ठीक है 1700 है और हमने 18 बोला था तो 100 रुपए का डिफरेंस देते हैं। फिर ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो मर्चेंट कहेगा देख भाई मैं तुझे सिर्फ 1 रुपया ही दूंगा, और फिर गवर्नमेंट ने इस आदमी को कितना 1799 देना होगा, तो इतना भी डिफरेंस सरकार नहीं देगी, वो कुछ लिमिट रखेगी भाई जो एमएसपी है उसके 10% नीचे तक अगर आपका लॉस हुआ है तो हम कवर करेंगे, फिर ऐसा नहीं कि ये 1 रुपये तक आप नीचे उतर जाओ। तो सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, तो एग्रीकल्चर हम सेल करने गए, एमएसपी से बेचना चाहते थे, उसमें खामियां थी, खामियों को सुधारने के लिए हमने पीएम आशा नाम की स्कीम लॉन्च करी। पीएम आशा स्कीम के 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, कि मान लीजिए मार्केट में 100 रुपए का मिले तो कोई नहीं, मार्केट में ही बेचो, 100 रुपए गवर्नमेंट आपको दे देगी। दूसरा है प्राइस सपोर्ट स्कीम, मैंने आपको आगे बताया कि यूजुअली एफसीआई ये जो राइस और व्हीट कोई परचेज करती है, बाकी सामान तो खरीदती नहीं है, तो गवर्नमेंट करने अब से ये जो एफसीआई नाफेड और ऐसी जो संस्थाएं हैं वो गेहूं और चावल के अलावा पल्सिस मतलब दाल, ऑयल सीड और कोपरा नारियल, ये 3 भी खरीदेंगी। तो अब मतलब ऐसी 5 चीजों पे आप प्रोटेक्ट हो गए। तीसरा, मैंने आपको बताया कि सपोज लखनऊ के अंदर एफसीआई का गोदाम और ऑफिस ओपन छोटे छोटे गांव शहर में होने और फार्मर वहां तक जा नहीं सकता, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो हम कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी की मदद लेंगे और उनको कहेंगे तुम गांव गांव जाके एमएसपी पे खरीदो, ऐसा आउटसोर्सिंग में काम कर देंगे, तो वो आएंगे आपके गांव में, वो खरीदेंगे और फिर लखनऊ भिजवा देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीएम आशा, प्राइस डेफिशिएंसी, प्राइस सपोर्ट एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्कीम। एग्जैक्ट नाम याद नहीं रहता तो चिंता नहीं करनी, बात क्या पहले में लॉस कवर करेगी, दूसरे में एक्स्ट्रा क्रॉप कवर करेगी जैसे पल्सिस ऑयल सीड कोपरा, तीसरे में कि उसके विलेज में जाके खरीद लेंगी। सो देयर आर द 3 कंपोनेंट्स। तो अब तक हमने देखा एमएसपी मतलब गवर्नमेंट पैसा देती थी, अनाज खरीदती थी, उसमें लिमिटेशन थी, तो लिमिटेशन दूर करनी पीएम आशा नाम की स्कीम है। फिर गवर्नमेंट का ठीक है अब सीधा ही किसान को 6000 रुपए दे दो, कुछ उससे खरीदना भी नहीं है, सीधा ही पैसा दे दो। तो इसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इनकम सपोर्ट स्कीम, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चलाती है। और फिर इसमें बात क्या है कि 2000 रुपए साल में 3 बार मतलब टोटल 6000 रुपीज विल बी गिवन बाय यूनियन गवर्नमेंट टू द फार्मर्स। और उसके लिए फार्मर ने गवर्नमेंट को कुछ भी सेल नहीं करना, वीट राइस कुछ नहीं, सीधा 6000 रुपए आपको दे देंगे। तो ये पीएम किसान स्कीम है। फिर इसमें जो इंस्टॉलमेंट है, मान लीजिए ऐसा इंस्टॉलमेंट हो कि पहला इंस्टॉलमेंट अप्रैल में आए, दूसरा मान लीजिए कि दिसंबर में आए, तीसरा मान लीजिए कि मार्च में आए, फिर आया कोरोना। तो कोरोना में गवर्नमेंट ने क्या किया कि अच्छा देखो ये जो दिसंबर का इंस्टॉलमेंट था 2000 का, उसको भी हम आपको मान लीजिए अप्रैल में ही दे देते थे, अप्रैल में आपको 4000 मिल जाए, कायदे से तो 2000 मिलने थे, 2000 2000 2000 2000 2000 टाइम्स, बट बिकॉज़ देयर इज कोरोना वी विल गिव यू एडवांस इंस्टॉलमेंट। तो ऐसा जो इंस्टॉलमेंट उसके टाइम से पहले दे दिया जाए उसे हम कहते हैं फ्रंट। तो फ्रंट लोडिंग क्या है? इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे कर देना। तो गवर्नमेंट ऐसा भी कभी-कभी करती है, तो फार्मर को सुविधा है। अब ये जो पीएम किसान स्कीम है वो भी शुरुआत में ऐसा था, सब फार्मर के लिए नहीं थी, सिर्फ ऐसे फार्मर जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर जमीन, वैसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी। लेकिन फिर जनरल इलेक्शन और उसमें सरकार जीत गई, फिर सरकार के सब किसान खुश रहे, तो अब से स्मॉल फार्मर है, बिग फार्मर है, सबको मिलेगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो आपको 6000 नहीं मिलेगा। इसके आगे फिर और भी क्या फायदे नुकसान है, फिर तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा ये सब में कुछ और भी स्कीम चलती है, कालिया स्कीम, रायतू बंधु स्कीम, उसमें क्या अच्छा बुरा है, वो सब मीन्स का मुद्दा है, मीन्स के अलग कोर्स में चल रहे हैं, उसमें बाद में देखेंगे। तो हमने देखा एमएसपी, उसमें खामी दूर करने के लिए पीएम आशा, और सीधा फार्मर को बिना कुछ बाई किए सीधा 6000 दे दो तो पीएम किसान। ओके, इसके बाद का मुद्दा है महंगाई। व्हाई देयर इज फूड इन्फ्लेशन? ग्राफ देखो कि ये क्या दिखा रहा है, फूड इन्फ्लेशन महंगाई कितनी बढ़ गई, तो ये अक्टूबर 2020 अगस्त 2020 तक 8%, ये ऐसा बोला है। देखिए जो ऐसे ग्राफ होते हैं वो सब होते हैं ईयर ऑन ईयर, ये सब बोला है कि अगर अगस्त 2021 में ये जो भी फ्रूट वेजिटेबल के प्राइस 100 रुपए थे, तो अगस्त 2022 में बढ़ के वो हो गए हैं 108 रुपए। सो वी आर सेइंग फूड इन्फ्लेशन इज 8%। अब आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या कारण है? इकोनॉमिक सर्वे दिए हमने, फैक्टर्स याद रखने। पहली तो तकलीफ है शॉर्टेज ऑफ ऑर्डर, घास चारा अगर कम होगा तो स्वाभाविक है मिल्क का आउटपुट कम होगा, पर आपको प्रश्न ये होगा कि घास चारा कम क्यों है? क्योंकि आप समझो 2020 में कोरोना लॉकडाउन के चलते जितनी डेयरी, आइसक्रीम, केक पेस्ट्री इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई थी, इसलिए फार्मर्स को लगा कि अब गाय भैंस के लिए इतना घास चारा क्यों उगाना है, क्योंकि दूध तो हम बेच नहीं सकते, तो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया। अब आप समझो वापस 2022 तक आप पहुंचो तो अनलॉकडाउन में वापस मिल्क की डिमांड बढ़ी है, पर जो फॉर्डर जो नहीं होगा तो फिर ऐसा भी नहीं चुटकी बजाएंगे, तो इस कारण से फॉर्डर की शॉर्टेज है। और भी कारण है, क्लाइमेट चेंज वगैरह के चलते आप जानते हैं बारिश होती है नहीं होती है, अनसीजनली होती है, सो शॉर्टेज ऑफ फॉर्डर, घास चारा महंगा हुआ तो दूध महंगा हो गया। फर्टिलाइजर भी महंगा हो गया, शॉर्टेज हो गई क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस थे। कल हमने देखा एनपीके फर्टिलाइजर में ये पी और पीके मतलब पोटेशियम और फॉस्फेट वाले तो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं और रशिया यूक्रेन से भी वो माल आता है, तो प्रॉब्लम्स। अनसीजनल रेन्स, ये तकलीफ है। दूसरा, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद अमेरिका और यूरोप में जो यूक्रेन से अनाज जाता था उसकी सप्लाई लो हो गई। वो सब आप नक्शे में देखना, उसका जो भी ब्लैक सी है वहां से जाता है, तो रशिया ने रोक दिया, फिर इन्होंने कुछ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लिया, अपन उसमें भी रशिया कहे कि नहीं मंजूर नहीं है वगैरह, वो सब समझ लेना है। नाउ एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, अमेरिका के लोगों को अनाज खरीदना है, यूक्रेन से नहीं आएगा तो क्या, तो इंडिया से ले लेते हैं। तो इंडिया के मर्चेंट्स ने बहुत सारा व्हीट एंड राइस अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट वहां पर एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि स्वाभाविक है वो लोग थोड़ा ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे। सो देन व्हाट विल हैपन, द सप्लाई विल डिक्लाइन इन द लोकल मार्केट। भारत के बाजार में गेहूं चावल और दूसरे अनाज कम पड़ जाएंगे क्योंकि वो सब बाहर चला गया, तो जिसकी सप्लाई कम होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये सब के चलते आप देखेंगे कि नाउ द प्राइसेस ऑफ फूड आर इंक्रीजिंग, दीज आर द मेन रीजंस। अब इससे हम कैसे लड़ें? लड़ने में एक तो काम ये हो सकता है कि भाई इंडिया से ये जितना अनाज बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है व्हीट राइस, उसको हम बैन कर दें ताकि लोकल मार्केट में सप्लाई उसकी बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट ऐसा करे, गवर्नमेंट बैन्स द ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट्स। यहाँ ब्रोकन राइस मतलब समझो टूटा हुआ चावल या थोड़ी कम क्वालिटी वाला चावल तोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं, उस ब्रोकन सिस्टम इज अ सेपरेट थिंग, इधर लॉ एंड ऑर्डर इज ब्रोकन, वो अलग चीज है, इसमें ये एक वर्ड है पूरा ब्रोकन राइस। नॉन बासमती राइस उसके ऊपर ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, ऐसी बात है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक्सपोर्ट को रोकने के लिए या तो उसको बैन करते हैं या उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी लगती है उसको इंक्रीज करें, तो इंक्रीज द सप्लाई इन द लोकल मार्केट, ये काम हो रहा है। मतलब इससे उसकी क्या सॉल्यूशन है? एक यू मतलब गवर्नमेंट कैन बैन द एक्सपोर्ट जैसा राइस में होता है। दूसरा, इंक्रीज द टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट, जैसे
गेहूं का आटा, व्हीट फ्लावर पे कस्टम्स ड्यूटी पहले से ज्यादा बढ़ा दी, तो अपने आप क्या होगा, बाहर वालों को वो तो इंडिया से खरीदेंगे नहीं। तीसरा, इंक्रीज द मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या है? सपोज एक फार्मर यूरोप में ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहा था $400 पे, लेकिन उसके चलते इंडिया के लोकल मार्केट में ऑनियन की सप्लाई कम हो गई थी। तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि देखो अब से ऑनियन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी एमईपी होगा $700 फॉर 1000 किलो ऑनियन। मतलब फार्मर या एक्सपोर्टर $700 से कम में ऑनियन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मान लो पहले वो 400 में करता था, अपन वो कर ही नहीं सकता, उसका कंसाइनमेंट बैन हो जाएगा, क्योंकि कस्टम ऑफिसर चेक करेगा इनवॉइस में कितना रकम है, तो नो दिस कैन नॉट गो। सो नाउ फार्मर या एक्सपोर्टर विल बी फोर्स्ड कि नहीं बैन, $400 में मैं आपको पहले माल सप्लाई करता, बट नाउ गवर्नमेंट हैज बैंड इट, सो मिनिमम रिक्वायर्ड इज 700। तो फिर तो ये भी मना कर नो आई डोंट वांट टू बाय दिस, इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अपने आप फार्मर विल बी फोर्स्ड टू सेल दोज ऑनियंस इन द लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट में ऑनियन की सप्लाई बढ़ जाए, इट विल हेल्प कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। अब ऐसा ये जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट चेंज करती है, कभी 700 रखे, कभी 400 रखे, फिर 850 रखे, डिपेंड करता है लोकल मार्केट में ऑनियन का सप्लाई डिमांड की क्या सिचुएशन है। इकोनॉमिक सर्वे ने इसको सैड स्माइली दिया, क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तो अनसर्टेनिटी है कि दिसंबर में इतना फिर इतना। तो अगर कोई फार्मर प्योरली एक्सपोर्ट के लिए ऑनियन उगाता हो, तो वो तो बेचारा क्या, ऑनियन में भी आप जानते हैं अलग अलग प्रकार होते हैं, छोटे ऑनियन, बड़े ऑनियन, स्वीट वाले ऑनियन, पंजेंट मतलब बहुत तीखे वाले ऑनियन। तो इट इज अनसर्टेनिटी अगर गवर्नमेंट रैंडमली उसके प्राइस चेंज करती रहे, तो इसको एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए। क्या वो भी मीन्स का मुद्दा मीन्स में देखेंगे गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए और क्या क्या एक्शन लिए। मैंने आपको कॉमन 3 डायरेक्टिव्स बताए, उसके आगे पीछे जो भी बॉल बाय बॉल कमेंट्री या ज्ञान लेना है वो आपके हैंडआउट में दिया, सुकून से पढ़ो, 20 मिनट का काम है। सो दिस मैंने मिल्क के लिए क्या किया, गेहूं के लिए क्या किया, चावल के लिए क्या, दाल में क्या किया, ऑयल में क्या किया, सोयाबीन में क्या किया, चने में क्या किया, वो सब आपको दिखाया। सो वी लर्न अबाउट द इन्फ्लेशन। कोरोना में तो आप समझते हैं महंगाई थोड़ी बढ़ गई होगी, क्योंकि लॉकडाउन था तो टाइम पे सप्लाई पहुंचेगा नहीं। ऐसा करते करते नवंबर 2020 में फूड इन्फ्लेशन हो गया था 9.5%, और पिछले साल के मुकाबले 9.5% के प्राइस बढ़ गए थे। फिर वो गिर गया 3.4%। ऐसा क्यों? क्योंकि अनलॉकडाउन हुआ तो अपने आप सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, तो सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस काबू में आ गई। इसके बाद का मुद्दा कि अलग अलग क्या कारण है जिससे इन्फ्लेशन होता है, उसे कैसे लड़ सकते हैं, कुछ तो स्टेप दिए और क्या हो सकते हैं फ्यूचर के सजेशन। कभी कभी माल सस्ता भी हो जाता है, मतलब डिफ्लेशन, वो क्या चीज होती है ये भी हमें देखना है। 2-3 कॉमन पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद समझते हैं। हाँ, तो फूड इन्फ्लेशन हम समझ गए, कॉमन फैक्टर्स, ऑनियन क्यों महंगा होता है, टोमेटो क्यों महंगा होता है, दाल क्यों महंगी होती है, एडिबल ऑयल क्यों महंगा होता है, एसेंशियल कमोडिटी क्या है, ये एक एक करके चीजें समझिए। एक दो समझते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। फूड इन्फ्लेशन के कॉमन फैक्टर्स, सामान्य कारण, आंख बंद करके किधर भी छाप सकते हैं। कुछ तो सप्लाई साइड, सप्लाई कम क्यों हो जाती है, मानसून अच्छा नहीं, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं। कुछ बार ये तो होर्डिंग यानी संग्रह कोई, भले प्रोडक्शन अच्छा हो, पर जो दुकानदार है वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज कराए, गोदाम में माल के बेचने को नहीं निकाले। दीज आर सम सप्लाई साइड फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर द डिमांड साइड फैक्टर्स, कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है। ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास एंड डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम आप समझते हैं कि आपकी जो सैलरी थी उसमें से इनकम टैक्स माइनस करके जो पैसा बचा वो डिस्पोजेबल इनकम है, तो उसमें हमने देखा टैक्स में तो छूट आ गई, न्यू टैक्स में आपको 7 लाख रुपए पे तो टैक्स है नहीं। तो फिर आप लोग सोचेंगे अच्छा स्विगी जोमेटो से रविवार को कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, पहले सपोज एवरी सेकंड संडे दे वर ऑर्डरिंग समथिंग, नाउ दे डिसाइड एवरी संडे विल ऑर्डर समथिंग। तो उस हिसाब से फ्रूट वेजिटेबल एडिबल ऑयल वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी। पैरेलली नाउ न्यूक्लियर फैमिलीज, उसमें भी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हो, तो छोटे बच्चों के लिए अच्छा ये कॉर्नफ्लेक्स है और ये जो भी अलग अलग रेडीमेड टाइप के प्रोसेस फूड्स एंड थिंग्स, तो उस हिसाब से उन चीज़ों की डिमांड बढ़े तो प्राइस भी बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये भी कुछ इशूज है। फूड इन्फ्लेशन तो होता है, कुछ बार होता है डिफ्लेशन भी। फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन में आप जानते हैं 500 और 1000 के नोट बैन हुए। अब उस वक्त कोई ऑनियन फार्मर ऑनियन लेके जाता तो दुकानदार बहाना बनाते कि देखो भाई डीमोनेटाइजेशन के चलते एक तो कैश है नहीं, 500 का नोट है वो तो बैन हो गया, तो तुम अब लोगे नहीं, और तुम्हें तो अभी आज रात को ही वापस अपने विलेज जाना है। ये नोट बदलवाने के लिए तो शहर में तुमको 3 दिन रुकना होगा एटीएम की लाइन में, जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम गाँव वाले हो। तो देखो मैं तो तुमको 200 रुपये देता हूँ, इसमें कुछ रहो और मुझे 500 का माल लेके तुम गाँव वापस चले जाओ। सो फार्मर्स वेर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस एट अ लोअर प्राइस बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो फिर इसका दिल टूट जाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि देखो अब से मैं टोमेटो नहीं उगाऊंगा, अब से मैं वीट उगाऊंगा। उसका फायदा क्या, वीट तो ऐसा बिगड़ नहीं जाएगा ना कि मुझे रात को वापस जाना है, सो आई विल ग्रो वीट। और वीट में एक और भी फायदा है कि गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है और उस हिसाब से जो खरीदेगी तो बैंक में पैसा आ जाएगा, नोट बैन भी हुआ तो कोई बात नहीं, तो बैंक में तो सीधा पैसा ट्रांसफर हो गया है। सो नाउ आई विल ग्रो वीट इंस्टेड ऑफ ऑनियंस। तो अपने आप समझो व्हेन फार्मर शिफ्ट अवे फ्रॉम वेजिटेबल्स टू कैश सीरियल क्रॉप्स, तो फिर वेजिटेबल की शॉर्टेज हो जाएगी, तो ऑनियन टोमेटो महंगे हो जाएंगे। तो फूड इन्फ्लेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वेजिटेबल सप्लाई ऐसा भी होता है। तो हमने कुछ कॉमन फैक्टर देखे, उसके बाद के मुद्दे ऑनियन टोमेटो वगैरह के सिंपल ही है, मैंने सीधे दे दी इधर ही दिए माइंड मैप में। टोमेटो में महंगाई क्यों होती है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते उसके जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे वायरस डिजीज लग जाते हैं। बीच में हमने स्विट्जरलैंड की वैरायटी का कल्टीवेशन चालू किया, फिर पता चला इसमें एक ऐसा वायरस लगता है जिसकी कोई दवाई नहीं है, या जो दवाई चलते तो वायरस उससे रेजिस्टेंट है, ऐसा कुछ। सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑनियंस, शॉर्टेज ऑफ टोमेटोस। ऑनियन के केस में क्या सीजनलिटी के हिसाब से चलता है, तो कुछ बार वो उसका सप्लाई नहीं आता। दूसरी तकलीफ होती है फ्लड्स एंड हैवी रेन्स। महाराष्ट्र में अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर वो नासिक और लसनगांव वगैरह से जो ट्रक आने चाहिए वो टाइम पे दिल्ली तक पहुंचेगी ही नहीं, तो अपने आप उसकी शॉर्टेज तो प्राइस इंक्रीज। और भी कारण है और उसके क्या सॉल्यूशन है वो भी समझ लें, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। तब तक आप एक और पीवाईक्यू सॉल्व करें, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, ये वाला पीवाईक्यू इस पे दिमाग लगाओ।
3 more minutes. Ten more seconds. और फ्रेंड्स स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होंगी, आपको जो भी ठीक लगे एबीसीडी फर्टिलाइजर के बारे में क्वेश्चन है, इफ यू वांट यू कैन स्किप आल्सो बाय प्रेसिंग ऑप्शन ई। आपकी वोट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। चैट बॉक्स में वोटिंग लाइन में एबीसीडी कुछ टाइप करो, मतलब क्लिक करो। अभिषेक, रुचिर, सुब्रमण्यन, पीयूष, कस्तूर, ऋतिक, ओम, अपर्णा, दिविशा, हिमशिका, सोनिया, मधुकर, रितेश, नुपान, इशिता, आशुतोष, प्रणव, कुलदीप, प्रियंका, रिया, डॉक्टर सोमेश, सौरभ, नैस्विता, नैन्सी, डॉक्टर ध्रुव, प्रियाल, चारू, नवाज, राज, अनुभव, प्रणय, स्नेहा, शैलेश, गौतम, विराट, मोहित, आकाश, ये सब लोग फिर श्रुति, मोहित, शशांक, राहुल, शुभम, अंजलि, श्वेता, कनिष्का, निमिष, दीपक, नंदन। देखिए पहला क्या बोला कि सरकार प्राइस फिक्स नहीं करती है, पर सरकार प्राइस फिक्स करती है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके नीचे फर्टिलाइजर का प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, उसी में तो प्राइस फिक्स करके यूरिया का ये भाव होना चाहिए, इस पे कंपनी का लॉस है, हम इतनी सब्सिडी देंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहते हैं ये सब तो नहीं है, वो तो मार्केट डिसाइड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि कैसे नेचुरल गैस के अंदर होता है मीथेन, उस पे कुछ हेबर प्रोसेस करते हैं तो बनता है अमोनिया, और उसमें से आप यूरिया निकालते हैं, नाइट्रोजन है उसमें से यूरिया बनता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि अच्छा ठीक है, तो ये और डी चला गया, बीसी में क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, कि सल्फर बनता है रिफाइनरी में, तो करेक्ट है कि नहीं? अब ये भी ऐसी चीज है, सर्च करने बैठो, इंक्लूडिंग मेरे ख्याल से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं एनसीईआरटी की क्लास 11 12 की भी केमिस्ट्री बुक्स में कुछ सर्च किया था, मुझे मिला नहीं। इसका जवाब आपको गवर्नमेंट की जो मैनुअल है मिनरल्स के बारे में, उसमें कि सल्फर, और सल्फर कैसे बनता है, तो रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट है, रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल बनता है, पर उसके अलावा ये भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। सो देयरफॉर थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो जवाब क्या हुआ? बी 2 एंड 3 ओनली। टफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इसके पहले के वाले सब पीवाईक्यू देखो तो इतना एडवांस लेवल का, क्योंकि आप समझो यहाँ इकोनॉमी और साइंस दोनों कंबाइन किए। पहला स्टेटमेंट है सब्सिडी है कि नहीं, प्राइस फिक्स, तो वो तो इकोनॉमी है। दूसरा तीसरा है वो साइंस है कि कौन सी केमिकल प्रोसेस से कौन से एलिमेंट बनते हैं, एंड दैट टू आर नॉट गिवन इजीली इन द रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेस। टफ क्वेश्चन है, पता है तो टिक करो, नहीं पता 50-50। और यार इसमें तो 50-50 का स्कोप था, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट थे कि आप एलिमिनेट करो। आजकल तो पेयर वाला है कि ओनली वन पेयर करेक्ट, ओनली 2 3, तो फिर तो स्किप कर देने में भलाई। इसमें भी देखना कुछ तुक्के बाज आएंगे। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का, ग्राउंड वाटर इरिगेशन का, उसमें जवाब क्या बनता था? बी 2 एंड 3 ओनली। मतलब आपको अगर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए जाए तो उसमें होता है कि उसका जवाब होता है बी 2 एंड 3 ओनली, क्योंकि ऐसा ये 2020 में हुआ, और अभी देखो ये वापस ये वाले प्रश्न में भी ऐसा है ना, 3 स्टेटमेंट दिया एग्रीकल्चर के टॉपिक, तो जवाब बन जाता है बी। तो मैं तो बिना पढ़ी पास हो गई थी मेटा कीवर्ड एनालिसिस करके। ऐसे यूट्यूब के बहुत सारे बरसाती मेंढक निकल के आते हैं मई महीने में, तो याद रखना है वो पिरामिड है, और उसमें जो नीचे की जनता है ये उनके लिए, आपके लिए नहीं है। ये टोटके काम ही नहीं करते भाई, और करेंगे भी तो ऐसा वो एक जगह काम करेगा, 3 जगह गलत हो जाएगा, एंड देन आप नेट जवाब निकालो, तब नेगेटिव में बर्बाद हो जाते हैं। एनीवेज कमिंग बैक, हम लोग समझ रहे थे महंगाई, देयर प्रॉब्लम ऑफ फूड इन्फ्लेशन। उसमें कॉमन फैक्टर देखिए, ऑनियन टोमेटो के कुछ कारण, क्लाइमेट, वेदर चेंज, सीजनलिटी देखिए। दाल क्यों महंगी हो जाती है? ये तो पुराना डेटा 2013 से लेके 15 तक। अब देखो अचानक से तुअर दाल का भाव बढ़ गया, ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आप वीट उगाते हैं, आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, और उसमें 30 क्विंटल आप वीट उगा सकते हैं, और सपोज गवर्नमेंट उस पे एमएसपी डिक्लेयर करे कि पर क्विंटल हम 1000 रुपये देंगे, तो यानी आपको 1 हेक्टेयर से कमाई कितनी हो सकती है? 30 क्विंटल पैदा किया, हर क्विंटल का 1000 है, तो यू विल अर्न 30,000 रुपये। उसकी जगह सपोज आप पल्सिस लगाओ, तो उसी 1 हेक्टेयर में से 8 क्विंटल पल्सिस हो सकते हैं। और सपोज गवर्नमेंट डिक्लेयर करे देखो इसका एमएसपी होगा 1500 रुपीज पर क्विंटल, तो भी आप कितने कमाएंगे? 12,000 रुपये ओनली। तो इसका मतलब यह है कि एमएसपी हाई तो है, पर उगाने में मजा नहीं है, क्योंकि वो तो यील्ड पे डिपेंड करता है ना, कि 1 हेक्टेयर में से कितना पैदा हो सकता है। अच्छा, हर एक अनाज इक्वल क्वांटिटी में पैदा नहीं होगा। जंगल के अंदर सारे जानवर इक्वल नंबर में नहीं होते हैं। एक मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 2-3 ही टाइगर होंगे, भले वहां पर मच्छर हजारों की मात्रा में। सिमिलरली वीट जितना पैदा होता है उतने एरिया में पल्सिस डालोगे तो उतना क्वांटिटी सेम टू सेम नहीं पैदा होगा, कम पैदा होगा। तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो सोचिए मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो दाल उगाने में मजा नहीं है, उसमें कम पैसा है, बेटर आई ग्रो व्हीट वेयर आई एम गोइंग टू मेक मोर मनी बिकॉज़ द यील्ड इज बेटर। यहाँ पर समझो इवन इफ यू डिक्लेयर कि देखो पल्सिस में हम आपको 85% प्रॉफिट देंगे, या डबल प्रॉफिट देंगे, कि इधर 1000 हम इधर 1500 आपको दे रहे हैं, या जो भी एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, स्टिल फार्मर विल नॉट बी कन्विंस्ड। ये बात है। सेकंड, फार्मर ये भी मॉनिटर करता है कि कौन से क्रॉप का एमएसपी ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। बिटवीन 2004 टू 9 आप पाएंगे कि वीट का एमएसपी जो 630 रुपीज पर क्विंटल था, बढ़ के हो गया 1000, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपये का स्पीड से वो बढ़ा दिया। इन द सेम टाइम फ्रेम, और हर और 12 मतलब पल्सिस, उसका एमएसपी 1360,000, मतलब अराउंड 190 रुपीज का चेंज है। तो फार्मर इसको भी कंसीडर करेगा कि भाई ये देखते दाल में तो मजा नहीं, उसका एमएसपी इतना फास्ट बढ़ता नहीं। और दूसरे भी जो फ्रूट वेजिटेबल लगाने वाले थे फार्मर, वो भी सोचे कि अच्छा दाल में तो क्या उगाना है, फ्रूट वेजिटेबल में भी मजा नहीं है, बेटर वी ग्रो वीट की, जहां पर तेजी से एमएसपी बढ़ा है। अब ऐसा क्यों? इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि ये सब यूपीए सरकार की गलत नीति आती है, कि उनको शायद ये लगे कि एरिया ऑफ सबसे ये स्टेट के इलेक्शन में हम जल्दी अनाउंस करेंगे तो ये लोग वोट करेंगे, देन इट इज बेनिफिशियल। तो जो भी वो कारण को देखते हुए फॉल्टी तरीके से इसको बढ़ाया। और इसमें ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं, अभी भी वापस यही सिस्टम पुनर्जीवित हो रही है। ऐसा कुछ क्रिटिक्स कॉलम में लिखते हैं, देखो ये 5 स्टेट में इलेक्शन है, तो वापस से सरकार ने एमएसपी में कुछ चेंज किया, पर वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। खैर, तो गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी में जब गड़बड़ हो तो इट कैन आल्सो कॉज इन्फ्लेशन। कैसे? कि दाल को लोग कम उगाएंगे फार्मर्स, फ्रूट वेजिटेबल भी फार्मर्स कम उगाएंगे, तो इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन इन पल्सिस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
तो पल्सेस की भारत में सप्लाई की शॉर्टेज होती है, उसका कारण एक तो हमने देखा एमएसपी, दूसरा कारण है भारत में जितना भी बेस्ट एरिया है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है उस पे लोग सब या तो शुगर केन लगाते हैं, गन्ना या फिर गेहूं चावल लगाते हैं, क्योंकि उनको मजा आता है उसमें एमएसपी अच्छा नहीं है। तीसरा कारण है कि पल्सिस के चलते आप जानते हैं उसमें वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो जमीन में नाइट्रोजन इंप्रूव हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन बढ़ता है तो एज अ रिजल्ट बाकी भी वीड यानी घास फूस बहुत बढ़ जाती है, और वो सब घास फूस क्या करेगी, वो कम्पीट करेगी कि जो फर्टिलाइजर डाला, जो पानी डाला, वो उसको भी चूसना चालू कर देंगे। तो पल्सिस ने नाइट्रोजन फिक्स तो कराया पर सारा वो खा नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब लोग घास फूस जो वीड था वो ग्रो हो गया और वो सब चूस रहा है। इसके चलते भी जो यील्ड है वो कम हो जाती है, जो हमने यहाँ पर देखा कि अगर पल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो फिर ये 8 क्विंटल क्यों पैदा होती है, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर वीड ज्यादा ग्रो करेगी ना, जिसके चलते ये प्रोडक्शन डाउन कर देगा, क्योंकि वीड उसका सब न्यूट्रिएंट और पानी चूस लेगा। पल्सिस में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए उस पर जीव जंतु ज्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि उनको भी ये प्रोटीन खा के ऋतिक रोशन बन जाना है। फंगस का अटैक भी स्पेस कारण से ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, पल्सिस का स्टोरेज करो उसमें भी बिगड़ जाएगा, और लगा है तब भी वो बिगड़ जाएगा। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, हमें नए किस्म की सीड वैरायटी बनानी चाहिए कि जिसके अंदर वो पेस्ट फंगस से रेजिस्ट करे, आजू बाजू जो वीड है उसको भी वो अपने आप खत्म कर दे, ऐसा कोई नया जात का बीटी पल्स बनाना चाहिए, बीटी तुअर दाल। लेकिन भारत के अंदर साइंटिस्ट ऐसा कर नहीं रहे। भारत के साइंटिस्ट ज्यादातर सीरियल जैसे राइस पे वो रिसर्च करते हैं, पल्सिस पे नहीं करते। ऐसा क्यों है? हाँ तो क्यों है भाई? पठान मूवी हिट हो गई क्योंकि उसमें सब जेम्स बॉन्ड टाइप का था, तो फिर जवान मूवी बनाओ क्योंकि उसमें भी जेम्स बॉन्ड टाइप का, तो फिर टाइगर 3 बनाओ क्योंकि उसमें भी जेम्स बॉन्ड टाइप का है, तो सब बना कौन रहा है? यशराज फिल्म हाउस स्टूडियो। तो उनको लगता है यही चलेगा। सिमिलरली इंडियन साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि देखो मैं राइस का कुछ करूंगा तो इस पे मुझे पद्म अवार्ड मिल जाएगा क्योंकि पहले मिला है, इस पे मुझे बढ़ेगा क्योंकि पहले मिला है, इसलिए राइस उगाते हैं। बिकॉज यू नो मोर पीपल आर ईटिंग राइस पूरी दुनिया में, और जो गरीब लोग हैं, अच्छा तो गरीब का मैंने हंगर का प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसलिए मुझे पद्मश्री या रेमन मैगसेसे अवार्ड मिले या वर्ल्ड फूड प्राइज मिले, इसलिए मैं तो सीरियल पे चावल पे राइस पे रिसर्च करूंगा, पल्सिस पे तो कुछ फायदा नहीं। ऑन एंड वेजिटेबल इसमें भी कोई मेडल मिलेगा नहीं। सो मोर फोकस इज ऑन अदर रिसर्च। ये भी एक तकलीफ है, इसके कारण नए सीड वैरायटी डेवलप नहीं हो रही। अनदर इज कॉब वेब फिनोमिना। सपोज एक साल मीडिवल इंडिया नहीं पूछे, मीडिवल का तो खैर अभी ट्रेंड बदला। सपोज एक साल ऐसा है कि इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ नहीं पूछे, जीरो, तो दूसरे साल आप जानते हैं लोग आईआर को स्किप करेंगे, फिर उस साल आईआर के 5 सवाल आए, तो तीसरे साल लोग आईआर पढ़ के जाएंगे, फिर वापस उसमें जीरो सवाल आए। तो आप जो तुक्के मारने बैठते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने बैठते हैं, उसमें जो बर्बादी होती है उसको कहते हैं कॉब वेब फिनोमिना। सेम हैपेंस इन एग्रीकल्चर आल्सो, कि सपोज ईयर 1 में मतलब सपोज 2015 में दाल की सप्लाई काफी कम हो गई, तो स्वाभाविक दाल महंगी हो गई, तो सब फार्मर को क्या लगा, दाल ही उगाते हैं अगले साल क्योंकि तो बहुत महंगी हो गई, इसमें पैसा है। तो 2016 में मेनी फार्मर्स ग्रो पल्सिस, तो एक्सेस सप्लाई हो गया, जिस चीज का सप्लाई बढ़ता है तो भाव गिर जाता है, तो प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया तो फार्मर बर्बाद हुए। तो 2017 में दे गॉट एंग्री, तब ये दाल नहीं वाले हम कुछ और उगाते हैं, फिर वापस शॉर्टेज होगी, फिर वापस वो उसमें आएगी। सो दैट इज कॉल्ड कॉब वेब फिनोमिना, कि एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस रेंज को देख के वो अपना काम करते हैं, पर वो उनको फेल कर देते हैं क्योंकि सभी लोग वही करने जाते हैं। सो दीस आर सम इश्यूज। नाउ हाउ डज गवर्नमेंट एड्रेस दिस? मैंने आपको बताया कि एक संस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नॉर्मली क्या करते हैं, किसान से अनाज खरीदते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और नॉर्मली राशन की दुकान मतलब पीडीएस शॉप, मिड डे मील मध्याह्न भोजन जिसको आजकल बोलते हैं पीएम पोषण स्कीम, उसमें ये सब गरीब बच्चों को स्कूल में खाना दे विल सप्लाई द ग्रेन्स फॉर दैट। लेकिन अगर उनको लगे कि इफ देयर इज एन इन्फ्लेशन, कि वो एक रेंज पकड़ के चलते हो कि देखो राइस सपोज 15 रुपए पर किलोग्राम मिलना चाहिए, पर आजकल महंगा हो गया 25 रुपए हो गया, तो एफसीआई अपने पास जो अनाज है उसको ओपन मार्केट में सेल कर देगा। ओपन मार्केट मतलब ये नहीं कि मुझे और आपको दुकान में वो बेचने आएगा, वो बड़े बड़े ट्रेडर्स को बेच देगा, जिसके चलते मार्केट में व्हीट और राइस की सप्लाई बढ़ती है, तो अपने आप उसकी महंगाई काबू में आ जाती है। तो एफसीआई जब अपना अनाज ओपन मार्केट में सेल करे उसे हम क्या कहते हैं, ओएमडब्ल्यूएस, ओपन मार्केट सेल स्कीम। व्हेन एफसीआई व्हिच इज नॉर्मली सपोज्ड टू गिव द ग्रेन्स टू द पुअर स्टूडेंट्स एंड वीकर सेक्शन, दे सप्लाई सम ग्रेन्स इन द मार्केट टू इंक्रीज सप्लाई टू कंट्रोल प्राइसेस, वो है ओपन मार्केट सेल स्कीम। फिर मुद्दा है ऑनियन और टोमेटो के भाव क्यों बढ़ते हैं, तो उसका कारण है सीजनलिटी, कि मान लीजिए अक्टूबर में वो बढ़ के ही रहते हैं, तो बढ़ के ही रहते हैं, देयर इज सीजनलिटी इन इट। अब तो सॉल्यूशन क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट लेवल पर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने क्या करना है, सपोज उनको लगता है भाई अक्टूबर में तो ऑनियन महंगा होना ही है, तो हम इंडिया के फार्मर से, इजिप्ट और तुर्की के फार्मर से खरीद के लाते हैं ना, और कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो जब भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, दाल है, वेजिटेबल है, तो देशी विदेशी फार्मर से परचेज करके एफसीआई और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर्स को सप्लाई करना चाहिए। इस स्कीम को क्या कहेंगे? प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, एफसीआई, नाफेड और स्टेट लेवल की ऐसी संस्थाओं को लोन देती है 0% इंटरेस्ट पे, कि ये लो मान लीजिए 100 करोड़, और तुम इंडिया, इजिप्ट, तुर्की सब जगह से ऑनियन खरीद के लाओ और बेचो, और फिर स्वाभाविक कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर से 100 रुपए कमा भी लेगा, तो अपना लोन भी चुका लेगा और खेल खत्म। सो इंटरेस्ट फ्री लोन्स या 0% इंटरेस्ट वाले लोन्स आर गिवन फॉर दिस पर्पस। उस फंड का नाम है प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड। दूसरा, टोमेटो मतलब टी, ऑनियन मतलब ओ, पोटैटो मतलब पी, टीओपी का स्टोरेज, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो तो राउंड द ईयर उसकी सप्लाई बनी रहे, ऐसा ना हो कि अक्टूबर में शॉर्टेज हो गया, महंगा हो गया। तो इसके लिए भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री सब्सिडी देती है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि तुम ये टोमेटो ऑनियन पोटैटो का स्टोरेज प्रोसेसिंग बेहतर करो। इसके लिए नाफेड नाम की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा दिया जाता है, वो सब इसको सपोर्ट करता है। फिर आया कोरोना, कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो टोमेटो ऑनियन पोटैटो तो है ही, पर उसके अलावा और भी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनको भी इसी पैसों से आप स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करो, राउंड द ईयर सप्लाई इंश्योर करो। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन ग्रीन्स फॉर टीओपी, टोमेटो ऑनियन पोटैटो। हाउएवर इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू टोमेटो ऑनियन पोटैटो, इट इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल। और फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि देखो ज्यादातर ऑनियन का खरीद और स्टोरेज होता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से, लेकिन जब भी वहां पर हैवी रेन होते हैं तो ट्रक सब फंस जाते हैं, दिल्ली तक माल पहुंचता नहीं और महंगा हो जाता है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, कि थोड़ा हरियाणा में, थोड़ा उत्तर प्रदेश में वो भी स्टोर करके रखो, सब ऐसा नहीं कि 3 जगह पर कॉन्सेंट्रेट स्टोरेज उसका हो जाए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बनाया ई-विन, कि जहां पर वो सब अलग अलग पोलियो, हिपेटाइटिस वगैरह की वैक्सीन का सप्लाई मॉनिटर करते हैं, कौन से स्टेट में कितना अवेलेबल है और कितनी डिमांड है। तो ऐसा ही ऑनियन सप्लाई मॉनिटर करने का कोई एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ये भी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। ऑनियन आप स्टोर भी करें, आप जानते हैं फिर 5 साल तो स्टोर कर नहीं सकते, बिगड़ जाएंगे, तो क्यों ना उसको डिहाइड्रेट कर दिया, मतलब ये सुखा के ये जो पंखुड़ियां बन गई, सुखाई गई प्याज, डिहाइड्रेटेड ऑनियंस, उसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है, वो ज्यादा साल चलता है। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना, हमने ये भी प्रमोट करना चाहिए, डिहाइड्रेटेड ऑनियन करो, ऑनियन का डिहाइड्रेट करके लंबे टाइम के लिए स्टोर किया जाए। तो ये सब चीजें माइंड में दिया है, पर माइंड में इस पर ओवरव्यू पूरा जो हैंडआउट है वो भी टेक्स्ट उसके आराम से पढ़ना। तो हम लोग देख रहे थे, कॉमन फैक्टर देखे, ऑनियन, टोमेटो देखा, पल्सिस क्यों महंगे हो गए वो देखा। फिर आप समझते पाम ऑयल, पाम ऑयल क्यों महंगा हो जाता है और उसके क्या स्कीम है, वो सब आपके हैंडआउट में दिया है। सप्लाई डिमांड का मिसमैच है। कुल मिलाकर बात ये है, अर्जेंटीना, ब्राजील, जहां से हम सोयाबीन ऑयल मंगवाते हैं, पर अल निनो ला नीना के चलते शॉर्टेज हो जाती है। उसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह से जो पाम ऑयल मंगाते हैं, पर वहां कोरोना के बाद उनके लोकल मार्केट में शॉर्टेज हो गई, तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ये सब के चलते भारत में एडिबल ऑयल की शॉर्टेज होती है, और जितना डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मैकडॉनल्ड फास्ट फूड वगैरह का डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑयल का डिमांड बढ़ रहा है।
सो नाउ हाउ टू एड्रेस दिस, उसके वास्ते गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च करी है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स डैश ऑयल पाम, मतलब एनएमईओपी, नमियोओपी। नमियोओपी ऐसा है कि सपोज गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करे कि ये जो ऑयल पाम है इसका प्राइस होना चाहिए 1800 रुपीज, जिसको वो बोलेंगे वायबिलिटी प्राइस वीपी। मतलब फंडा तो एमएसपी जैसा ही है कि यहाँ पर वो प्राइस डिसाइड करेंगे। अब फार्मर असल में बेचने जाएगा तो शायद उसके पास वो लखनऊ तक ट्रैवल नहीं कर सकता, या गवर्नमेंट असल में खरीदे भी नहीं, बस वो बोले कितना प्राइस होना चाहिए। एंड देन मार्केट में मान लीजिए ऑयल पाम ट्रेडर 1700 ऑफर कर रहा है, तो फार्मर का लॉस हो जाएगा 100 रुपए, तो गवर्नमेंट कोई नहीं कुछ रहो, हम तुम्हें 100 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में दे देते हैं। तो ट्रांसफर द वायबिलिटी गैप डिफरेंस 100 रुपए इन फार्मर्स बैंक अकाउंट। तो इसको ये सब क्या, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल डैश ऑयल पाम। तो ये मिशन के असल में दो कंपोनेंट है, एक तो है वायबिलिटी गैप जो मैंने आपको बताया कि जितना फिक्स प्राइस से कम मिला उतना फार्मर के बैंक अकाउंट में सरकार पैसा ट्रांसफर करे। दूसरा कंपोनेंट है कि फार्मर को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बहुत अच्छे से इसकी खेती बाड़ी कर सके, और भी छोटे मोटे मुद्दे हैंडआउट में दिए पढ़ के खत्म करो। अभी कुछ लोग इधर प्रश्न करेंगे कि देखो ये जो तुमने बोला कि वायबिलिटी गैप के नाम पे 1800 प्राइस डिसाइड किया, तो उसकी सब जो टेक्निकल फॉर्मूला है वो ऐसे नहीं है, A2 + F है, वो थोड़ी अलग है कि उसमें क्रूड पाम ऑयल का प्राइस और होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना अप डाउन चलता है उसके साथ लिंक है, और वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, उतनी वो फेमस चीज अभी तक हुई नहीं है। इट इज ट्रू कि कुछ टाइम पास कॉलमनिस्ट और एमसीक्यू बनाने वाले उसमें से प्रश्न निकालते हैं, पर उतना सब रटने बैठोगे तो बाकी काम रह जाएंगे, सो वी नॉट गोइंग टू दैट। दूसरा, फिर इनके प्रश्न के ये वायबिलिटी प्राइस कौन डिसाइड है, सीसीए या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री? तो अब ये भी उन्होंने ढिंडोरा पीट के बताया नहीं, लेकिन हम तुक्का मार के जहां एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाले देखते हैं, बियॉन्ड दैट अब सीएससीपी देखता है, तीसरी कमेटी है, हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे। कुछ लोग ये भी झंडा उठाएंगे कि देखो पीएम आशा स्कीम थी जिसमें कुछ ऐसी बात थी ना कि प्राइस ट्रांसफर कर देंगे जितना फार्मर का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये अलग स्कीम क्यों बनाई? वो इसलिए कि एमएसपी और पीएम आशा के अंदर पाम ऑयल वाली चीज नहीं है, तो पाम ऑयल को अलग से प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये नमियो ओपी नाम की नई स्कीम बनाई है। और भी 500 प्रश्न हो सकते हैं, पर समझो एमएसपी के अंदर पाम ऑयल नहीं है, इफ यू लुक केयरफुली उसमें वो नहीं है, इसलिए सेपरेट स्कीम बनाई गई। तो हमने देखा पाम ऑयल। उसके बाद का मुद्दा है असेंशियल कमोडिटी एक्ट, और उसकी मदद से हम कैसे चीजों को एड्रेस करते हैं। शुगर केन के प्राइस में क्या तकलीफ है, कभी कभी अनाज बहुत सस्ता हो जाता है, जैसे यहाँ पर ग्राफ में देख रहे हैं आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, तो फूड डिफ्लेशन मतलब सस्ता क्यों हो जाता है, और वो जब खत्म हो जाए मतलब डिफ्लेशन और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, फिर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग के कुछ स्कीम्स हमें देखना है, और फिर हमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज को समझना है। तो वी हैव इनफ टाइम, मतलब आज इसको इधर रखते हैं, कल मिलेंगे तो कल ये सब निपटाएंगे तो भी टाइम बच जाएगा। मतलब ये जो भी 70 पेज का एंड था जाने लायक हमने सब चीजें देख ली। तो आज का क्लास इधर एंड करते हैं। जो भी अब तक कंप्लीट हुआ ये सबको आप, इफ यू हैव एनी बैकलॉग कंप्लीटेड ये भी करो, और भी आपको टारगेट पता है क्या है, दिसंबर एंड तक ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो फरवरी तक, बाकी ये सबका खत्म हो जाए मार्च के एंड तक वगैरह वगैरह। सो प्लीज डू दैट। कल संडे इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टाइम होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। यही गूगल फॉर्म के अंदर कुछ लोगों के पर मेरा टाइम मैनेज नहीं, मेरा इतना बाकी है, मैं क्या करूं? तो भाई आप रोज टाइम निकालो, संडे में ज्यादा टाइम निकालो, चाहे कोई कितनी अच्छी बुरी मूवी आ जाए, समझो ट्रेलर देखा, विकिपीडिया पे प्लॉट देखा, बाद में नेटफ्लिक्स कहीं पर आया तो स्किप मार मार के 40 मिनट 20 मिनट में पढ़ के खत्म, मतलब उस मूवी को देख के खत्म करो। ये जो बीच में जवान हुआ बहुत जोरदार वगैरह, मैंने पूरी नहीं देखी, मैं ट्रेलर देखा था, राइट, ट्रेलर देख के भी मैंने उसके मीम्स ही बनाए थे कि वो सब जेलर ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, फिर मैंने विकिपीडिया पे प्लॉट पढ़ा, मुझे पता चल गया, बीच में नेटफ्लिक्स ऊपर से मैंने देखा था क्या है, खत्म। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड मोर देन 40 मिनट्स ऑफ माय लाइफ ऑन दिस थिंग, और 40 मिनट भी इसलिए क्योंकि मुझे एग्जाम देना नहीं है, तो मैं उतना स्पेयर कर सकता हूं, आपको उतना भी क्यों करना चाहिए? पिरामिड है भाई, ऊपर आओगे तभी कल्याण है। जो नीचे वाले हैं, आई एम नॉट सेइंग दे विल बी लूजर और उनका जीवन में कुछ नहीं सकता, पर जब आपने फी भरी, आप सपना लेके आए कि मुझे आईएएस बनना है, तो डेडलाइन तो यही है, फरवरी मार्च या जो भी हमने काम खत्म करना, तो प्लीज कंप्लीट दोस थिंग्स, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। मैं ये नहीं कहता कंप्लीटली मतलब आइसोलेट हो जाओ, मैं भी ये थोड़ी बोला मैंने मूवी देखा ही नहीं, पर मैंने कैसे देखा, ट्रेलर विकिपीडिया प्लॉट और 20-30 मिनट में उड़ा के देख ली। ऐसी अफलातून मूवी आजकल है ही नहीं कि जिसमें आप अपने जीवन के बहुत सारे घंटे इन्वेस्ट करें। सो एंड द क्लास हियर, कल मिलते हैं और बाकी की चीजें कंप्लीट